हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे चैनल जस्ट वेल क्लासेस में स्वागत है। और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं क्लास 11th बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 2। जी हाँ, बिल्कुल सही सुन रहे हैं। आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं क्लास 11th बायोलॉजी चैप्टर नंबर 2 का वन शॉट, यानी पूरी तरीके से चैप्टर का हो जाएगा खात्मा। तो जल्दी से क्या करिए, अपने 11 वाले दोस्तों को भेज दीजिए, बुला लीजिए, तनी सा वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट में बताइए तैयार हो ना। आज हम लोग क्लास 11th बायोलॉजी चैप्टर नंबर 2 जीव जगत का वर्गीकरण शुरुआत करने वाले। सबसे पहले जानते हैं इंट्रो, यानी आखिर चैप्टर है क्यों पढ़ना है हमको ये चैप्टर, ये भी तो जानना जरूरी है ना। चलिए हम आपको बताते हैं। तो आपको बता दें, जीव जगत का वर्गीकरण यानी मतलब होता है जीव का वर्गीकरण। अब जीव का वर्गीकरण क्या है ये तो समझो। तो ये आपका इस तरीके से है कि ब्रह्मांड में पूरी धरती पर अलग अलग प्रकार के जीव जंतु पेड़ पौधे प्रेजेंट है और सबके बारे में पढ़ना ये बिल्कुल असंभव के बराबर है। ठीक है, अब जैसे मान लो कि एक क्लास में 1000 बच्चे, 1000 बच्चों का नाम याद रखना ये जैसे नामुमकिन होता है ना, वैसे ही ब्रह्मांड में इतने जीव जंतु हैं, सबके बारे में कैसे पता होगा। हम आपको एक अमीबा दे दिए, कभी पैरामीशियम दे दिए, कभी युगलिना दे दी और कहे बताओ ये क्या है, इसकी विशेषता बताओ, इसके लक्षण बताओ, तो आप भी कंफ्यूज हो जाओगे, अरे मैम किसका किसका याद करें। यहाँ पर तो 70 से 18 मिलियन जंतु पेड़ पौधे हैं, आखिर हम याद कैसे करेंगे। तो आप याद कर सकते हो, बहुत इजीली याद कर सकते हो। कैसे? जीव जगत के वर्गीकरण के द्वारा। यानी अगर हम ग्रुप में बांट दे कि जितने भी हड्डी वाले जंतु हैं एक तरफ, बिना हड्डी वाले जंतु एक तरफ, तो अगर किसी एक जंतु के बारे में भी आप पढ़ोगे ना तो आपको पता चल जाएगा कि अरे ये सारे के सारे हड्डी वाले हैं। अगर बिना हड्डी वालों में एक के बारे में भी आप अध्ययन करोगे ना तो आपको पता चल जाएगा कि अरे ये सारे भी तो बिना हड्डी वाले हैं। यानी एक ग्रुप में किसी एक का भी अध्ययन करते हो तो उसके बाकी टीम मेंबर की विशेषता, लक्षण, इन सारी चीजों को आप इजीली याद कर सकते हो। क्या कर सकते हो? इन सारी चीजों को आप बहुत ही सरल भाषा में आसान तरीके से याद कर सकते हो। तो चलिए जल्दी से क्या करते हैं, आज के इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। और आप लोगों से एक रिक्वेस्ट रहेगा कि प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर दो, ठीक है। चलो तो सबसे पहले जानते हैं कि जीव जगत का वर्गीकरण क्यों किया गया, आखिर क्या जरूरत है जीवों को बांटने का। भैया काहे लिए बांटा गया, ये जानने वाली बात है ना। क्या जरूरत है, क्या जरूरत है, क्या जरूरत थी, क्यों जरूरत थी जीव जगत के वर्गीकरण का। जीव जगत के ठीक है, क्या जरूरत है जीव जगत के वर्गीकरण का। तो इसका सरल जवाब है सभी जीवों के बारे में आसानी से अध्ययन करने के लिए, अध्ययन को सरल बनाने के लिए जीव जगत का वर्गीकरण किया गया। ठीक है, लिखेंगे धरती पर उपस्थित, धरती पर उपस्थित सभी जीव, सभी जीव जंतुओं, सभी जीव जंतुओं पेड़ पौधे, सूक्ष्म जीव आदि के अध्ययन को, आदि के अध्ययन को, अध्ययन को सरल बनाने के लिए, सरल बनाने के लिए, सरल बनाने के लिए जीव जगत के वर्गीकरण की आवश्यकता थी। जीव जगत के, जीव जगत के वर्गीकरण की आवश्यकता थी।
क्यों जरूरत थी जीव जगत के वर्गीकरण का? तो धरती पर उपस्थित सभी जीव जंतुओं, पेड़ पौधे, सूक्ष्म जीव आदि के अध्ययन को सरल बनाने के लिए जीव जगत के वर्गीकरण की आवश्यकता थी। ये आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, ये आपका क्या है? करेक्ट आंसर है। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, ये आपका क्लियर है? बताओ जल्दी से। अब देखो, अब जीव जगत के वर्गीकरण को हमने बता दिया कि हमने क्या किया, सारे जीव जंतुओं को वर्गों में बांटा ताकि हम इजीली जीव जंतु के बारे में पढ़ सके। अब सवाल ये कि आखिर बांटा कैसे गया? धरती पर इतने जीव जंतु हैं, आखिर उनको कैसे बांटा गया? तो उनको 5, ठीक है, 5 अलग अलग वैज्ञानिकों ने अलग अलग तरीके से बांटा, जिसमें से सबसे प्रसिद्ध किसका था वो आगे बताएंगे। पहले 5 का नाम जानते हैं और किसने किस भाग में बांटा हम उसको पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला नाम आता है अरस्तु का। याद रखना, जीव जगत के वर्गीकरण में, जीव जगत वर्गीकरण में, ठीक है, पहला नाम आएगा अरस्तु। अरस्तु ने सबसे पहले बांटा था। अरस्तु ने क्या दिया था? द्विजगत वर्गीकरण, यानी सारे धरती पर जितने भी जीव जंतु, पेड़ पौधे, सबको 2 भागों में बांट दिया। उन्होंने कहा सिर्फ 2 तरीके के जंतु होते हैं। कौन कौन से बताते हैं? द्विजगत वर्गीकरण इन्होंने दिया। उसमें क्या क्या रखा था? उसमें इन्होंने प्लांटी समूह बनाया, यानी पादप समूह, प्लांटी समूह, और दूसरा जंतु यानी एनिमेलिया। प्लांटी और एनिमेलिया। हाँ, हो गया। प्लांटी और एनिमेलिया, पादप, जंतु, इन्होंने इतने भागों में बांटा था। क्या किया था? इतने भागों में हमारे अरस्तु जी ने बांटा था। अरस्तु जी ने धरती पर उपस्थित सभी जीव जंतुओं को कितने भागों में? 2 भागों में बांट दिया। पहला उन्होंने बोला कि प्लांटी है और दूसरा एनिमेलिया। उन्होंने कहा कि धरती पर केवल 2 तरीके के जंतु पाए जाते हैं, ठीक है, या तो पौधे होंगे या तो वो जंतु होंगे, इसके अलावा कोई नहीं। सूक्ष्म जीव का नाम और निशान उन्होंने नहीं दिया। उन्होंने कहा कि सिर्फ 2 होते, जंतु और पादप। आइए आगे बढ़ेंगे। अगला, दूसरा हमारा कैरोलस लीनियस जी आते हैं। कैरोलस लीनियस, इन्होंने भी द्विजगत प्रणाली दिया, यानी इन्होंने भी ब्रह्मांड में उपस्थित सभी जीव जंतुओं को 2 भागों में बांटा। द्विजगत प्रणाली, ठीक है। पहला, इनका भी पहला क्या था? प्लांटी जगत, और दूसरा एनिमेलिया जगत। ठीक है, ये हमारे कौन है? कैरोलस लीनियस जी हैं। कैरोलस लीनियस ने पूरे जंतु कितने भागों में? 2 भागों में बांटा था, प्लांटी और एनिमेलिया। क्लियर है? अब बढ़ेंगे तीसरा, अर्न्स्ट हैकेल। ठीक है, तीसरे हमारे आते अर्न्स्ट हैकेल। कौन है? अर्न्स्ट हैकेल है। बोलो क्लियर है? यस मैम। अर्न्स्ट हैकेल का नाम याद रखना, लिख देते हैं। तीसरा अर्न्स्ट हैकेल, इन्होंने 1886 में 3 जगत प्रणाली दिया। कितना? 3 जगत प्रणाली। इन्होंने ब्रह्मांड में उपस्थित, धरती पर उपस्थित सभी जीव जंतुओं को कितने भागों में? 3 भागों में बांटा। उन्होंने कहा 3 तरह के जंतु पाए जाते हैं। कितने तरीके के? 3 तरह के जंतु पाए जाते हैं, प्लांट, एनिमल और प्रोटिस्टा। लिख देते हैं तीनों का नाम। इन्होंने 3 जगत बांटा। पहला प्लांटी जगत, दूसरा एनिमेलिया जगत, और तीसरा प्रोटिस्टा जगत। ठीक है, फिर चौथे आएंगे कोपलैंड। चौथे कौन है? कोपलैंड। इन्होंने 4 भागों में बांटा। इन्होंने कितने भागों में? 4। चौथा लिख दो, चौथा नाम कोपलैंड। कोपलैंड इन्होंने
चार जगत प्रणाली दी है, चार जगत प्रणाली में कौन कौन आएगा? पहला एनिमेलिया, ये तो फिक्स है। फिर प्लांटी फिक्स है, प्रोटिस्टा इन्होंने अर्नस्ट हैकेल ने बता दिया था प्रोटिस्टा। इन्होंने चौथा एक और जगत का खोज कर दिया जिसका नाम था मोनेरा। इन्होंने कहा धरती पर उपस्थित सभी जीव जंतु को हम चार भागों में बांट सकते हैं, एनिमेलिया, प्लांटी, प्रोटिस्टा और मोनेरा। क्या? एनिमेलिया, प्रोटिस्टा, प्लांटी और मोनेरा, ये आपको याद रखना है। अब आते हैं आर.एच. व्हाइटेकर जी। अब कौन आएगा? अब हमारे आ चुके सबसे मोस्ट डिमांडिंग और सबसे ज्यादा जिनके विभाजन को, वर्गीकरण को लोगों ने अलग, जो बाकी वैज्ञानिक है उन्होंने मान्यता दिया, उनका नाम था आर.एच. व्हाइटेकर। आर.एच. व्हाइटेकर के नियम को सब लोगों ने क्या किया? मान्यता दिया। आइए, तो ये हमारा हो गया पांचवा। कौन सा है? चौथा हो गया ना, पांचवा। हाँ, पांचवा, पांच जगत वर्गीकरण। किसने दिया था? अर्नस्ट हैकेल। नहीं, अर्नस्ट हैकेल नहीं थे, आर.एच. व्हाइटेकर। आर.एच. व्हाइटेकर, आर.एच. व्हाइटेकर। ठीक है, अब इन्होंने क्या क्या बांटा? सबसे पहले मोनेरा, दूसरे नंबर पर प्रोटिस्टा, तीसरे नंबर पर फंजाई। इन्होंने तीसरा नया ग्रुप ला दिया, फंजाई। चौथा एनिमेलिया और पांचवा प्लांटी यानी पादप। ठीक है, पांच जगत वर्गीकरण आर.एच. व्हाइटेकर द्वारा दिया गया है। पहला मोनेरा, दूसरा प्रोटिस्टा, तीसरा फंजाई, चौथा एनिमेलिया और पांचवा आपका प्लांटी। क्या? पांचवा आपका प्लांटी। ये किसके द्वारा? आर.एच. व्हाइटेकर के द्वारा दिया गया पांच जगत वर्गीकरण। देखो, जैसे मान लो कि एक क्लास में 50 बच्चे हैं और आपको क्लास का मॉनिटर बनाया गया। आपको कहा गया कि इनको ना ग्रुप्स में बांट दो, तो आप कई तरीके से ग्रुप्स में बांट सकते हो। या तो कहोगे लंबाई के आधार पर, लंबे बच्चों को एक तरफ, नाटे बच्चे को एक तरफ, या आप क्या कर सकते हो, तेज बच्चे को एक तरफ, गधे बच्चों को एक तरफ, या क्या कर सकते हो कि काले बच्चों को एक तरफ कर दो, गोरे बच्चे को एक तरफ कर दो। इस तरीके से अलग अलग तरीकों को फॉलो करके आप क्या कर सकते हो, धरती पर उपस्थित सभी जीव जंतु, पेड़ पौधों को बांट सकते हो। तो वैसे ही इन लोगों ने भी, जो हमारे साइंटिस्ट है, चाहे वो हमारे अरस्तु हो, कैरोलस लीनियस हो, कोपलैंड हो, अर्नस्ट हैकेल हो या फिर आर.एच. व्हाइटेकर हो, इन लोगों ने भी कुछ आधार पर क्या किया था? वर्गों में बांटा था। वो आधार क्या क्या थे? ठीक है, जीव जगत के वर्गीकरण का क्या क्या आधार है उनको पढ़ लेते हैं। तो डालेंगे जीव जगत के वर्गीकरण का आधार, यानी क्या क्या सोचकर बांटा गया था। ठीक है, क्या सोचकर बांटा गया था ये जान लो। जीव जगत के वर्गीकरण का आधार क्या क्या है? पहला कोशिका संरचना, दूसरा केंद्रक, कोशिका भित्ति, चौथा पोषण और पांचवा जनन। पांचवा आपका क्या है? जनन। ये इतने आधार पर क्या किया गया है? सभी जंतुओं को वर्गों में बांटा गया है। ठीक है, आपका सवाल आएगा कि आखिर वैज्ञानिकों ने किस आधार पर जंतु को डिवाइड किया, जंतुओं को बांटा? तो वो थे कोशिका संरचना, केंद्रक, कोशिका भित्ति, पोषण और जनन। ठीक है, अब इन सब के आधार पर जानेंगे कैसे कैसे बांटा गया है। ठीक है, कैसे कैसे बांटा गया है इन सब को हम लोग जानने वाले। पहला कोशिका संरचना के आधार पर, जीवों को कैसे बांटा गया। तो आपको बता दें, कोशिका संरचना का मतलब है कि आपके अंदर की कोशिका कैसी है, कोशिका की संख्या। तो कोशिका की संख्या के आधार पर हम जीवों को दो भागों में बांट सकते हैं। कितने? दो भागों में बांट सकते हैं।
पहला एक कोशिकीय, और दूसरा बहुकोशिकीय। बहुकोशिकीय, ठीक है। अब देखो, एक कोशिकीय के अंतर्गत आपके 5 खोजे गए थे ना। अब तक में आर.एच. वाल्टेकर ने कितने भागों में बांटा था? 5 भागों में बांटा था। कौन कौन से 5 भाग थे? आपका पहला मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया। इन पांचों को कैसे बांटा? कोशिका के आधार पर। इन्होंने बताया कि कोशिका, अगर हम लोग इनके अंदर की कोशिका की संख्या को देखेंगे तो हमारा जो मोनेरा और प्रोटिस्टा है, इसमें केवल एक कोशिका पाई जाती है। इनका पूरा शरीर कितने कोशिकाओं से? सिर्फ एक कोशिका से मिलकर बना होता है। वहीं बहुकोशिकीय जीवों का जो शरीर होता है वो कैसा होता है? बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर बना होगा। और इसके अंतर्गत कौन कौन आएगा? फंजाई आएगा, दूसरा प्लांटी आएगा, और तीसरा एनिमेलिया आएगा। ठीक है। जो हमारे आर.एच. वाल्टेकर ने 5 ग्रुप बनाया था, उन 5 में से 2 ग्रुप ऐसे थे जिनमें केवल एक कोशिका पाया जाता है, और 3 ग्रुप ऐसे थे जिसमें कितना? बहुकोशिकीय, यानी बहुत सारे कोशिका पाए जाते थे। अब आ जाओ, ये कोशिका संरचना के आधार पर हमने बांट दिया। दूसरा कोशिका भित्ति के आधार पर। दूसरा हमारा है कोशिका भित्ति के आधार पर। ठीक है। तो कोशिका भित्ति के आधार पर हम क्या करने वाले हैं? जीवों को बांटने वाले। हमारे पहले जीव कौन कौन से उनको लिख देते हैं। जैसे मोनेरा, फिर आपका दूसरे नंबर पर आएगा प्रोटिस्टा, तीसरे पर फंजाई, चौथे पर प्लांटी, और 5वें पर एनिमेलिया। ये 5 है ना। अब इन 5 को हमने क्या किया? इनके कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति का मतलब क्या है? कोशिका के ऊपर जो परत। कोशिका के आधार पर तो हमने 2 भागों में बांटा। कुछ जीव एक कोशिकीय और कुछ जीव बहुकोशिकीय हैं। अब कोशिका भित्ति के आधार पर हम क्या करने वाले हैं? बांटने वाले। देखो, जितने भी मोनेरा जंतु होते हैं, जितने भी मोनेरा जगत के जंतु होते हैं, उनमें सेलुलोज या लाइसोसोम का कोशिका भित्ति बना होता है। ठीक है। प्रोटिस्टा में भी कुछ में सेलुलोज की कोशिका भित्ति पाई जाती है, कुछ में सेलुलोज की सेल वॉल पाई जाती है। ठीक है, सेल वॉल होती है। तीसरा फंजाई का जो कोशिका भित्ति होता है वो काइटिनेज का बना होता है। काइटिनेज का बना होता है। प्लांटी, जितने भी पौधे हैं उन सभी में कोशिका भित्ति सेलुलोज का बना होता है। और जितने भी एनिमल होते हैं उनमें कोशिका भित्ति नहीं पाया जाता। ठीक है। जंतुओं में कोशिका भित्ति नहीं पाया जाता, ये आपको याद रखना है। तो कोशिका भित्ति के आधार पर देखो, ये 5 जंतु अलग अलग है। मोनेरा जिसमें सेलुलोज और लाइसोजाइम का बना हुआ है। ठीक है। वहीं पर प्रोटिस्टा कुछ में सेलुलोज पाया जाता है। फंजाई में काइटिनेज यानी काइटिन का बना होता है। जो उसकी कोशिका भित्ति होती है वो काइटिन की बनी होती है, काइटिन की। प्लांट्स में सेलुलोज का बना होता है। और जंतु में कोशिका भित्ति नहीं पाया जाता। जंतुओं में कोशिका भित्ति नहीं पाया जाता। बताओ, क्लियर है? यस मैम। आ जाओ, आगे बढ़ेंगे। तीसरा हमने केंद्रक के आधार पर बांटा। ठीक है। केंद्रक के आधार पर 5 को अलग करेंगे। तो केंद्रक के आधार पर 2 तरीके के जंतु होते हैं। पहला यूकैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक, यानी ऐसे जंतु जिनका केंद्रक क्या होगा? पूर्ण विकसित नहीं होगा, जिनका केंद्रक का आकार फिक्स नहीं होगा, जिनके केंद्रक के ऊपर केंद्रक भित्ति नहीं पाई जाएगी, उसको क्या कहते हैं? प्रोकैरियोटिक। और दूसरा, जिसका केंद्रक पूर्ण विकसित होगा, सुव्यवस्थित होगा, उसे हम लोग यूकैरियोटिक कहते हैं। क्या कहते हैं? यूकैरियोटिक कहते हैं। ये आपको याद रखना है। क्लियर? प्रोकैरियोटिक में आपका क्या आएगा? प्रोकैरियोटिक में आपका आएगा कौन सा? एक जंतु केवल, मोनेरा। सिर्फ मोनेरा
का जो कोशिका केंद्रक होता है वो पूर्ण विकसित नहीं होता। ठीक है, मोनेरा में जितने भी जंतु आते हैं मोनेरा जगत में, उनका केंद्रक कैसा होगा? प्रोकैरियोटिक। आपको पता चल गया कि मोनेरा जगत में जितने भी जंतु आएंगे, जितने भी सूक्ष्म जीव आएंगे, उनका कोशिका भित्ति उनका केंद्र कैसा होगा? उनका केंद्रक प्रोकैरियोटिक होगा। बाकी 4 बच गए, कौन कौन सा? प्रोटिस्टा, फंजाई, एनिमेलिया और प्लांटी। इन सभी का केंद्र कैसा होगा? यूकैरियोटिक। अब समझो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक का मतलब, पहले भी बताया फिर से बता रहे। प्रोकैरियोटिक किसी जीव का वह केंद्र जो पूर्ण विकसित सुव्यवस्थित नहीं होता, उसे हम लोग प्रोकैरियोटिक कहते हैं। और जिसका केंद्र पूर्ण विकसित होगा, सुव्यवस्थित होगा, जिसके केंद्र के चारों तरफ झिल्ली होगा, जिसका आनुवांशिक पदार्थ केंद्र के अंदर होगा, हम उसको यूकैरियोटिक कहते हैं। क्या कहते हैं? यूकैरियोटिक। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है, यहां तक क्लियर। अब चौथा हमने किस आधार पे बांटा था? पोषण के आधार पर। चौथा हमने किस आधार पर? पोषण। हमने कहा ना 5 आधार थे, अब हम लोग पोषण देखने वाले। तो पोषण के आधार पर जंतु कितने प्रकार के होते देखा जाए। चौथा डाल दो, पोषण के आधार पर। ठीक है, तो पहला हमारा मोनेरा, ठीक है, पहला। दूसरा प्रोटिस्टा, तीसरा फंजाई, चौथा एनिमेलिया, पांचवा प्लांटी। ठीक है, पोषण के आधार पर हम जीवों को 5 भागों में बांट सकते हैं, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, एनिमेलिया और प्लांटी। अब इसके अंतर्गत कौन कौन आता है? मोनेरा जंतु कैसा पोषण करेगा? तो मोनेरा स्वपोषी होते हैं, यानी वो अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं, स्वपोषी होंगे, वरना रसायन पोषी होंगे, रसायनों से अपना पोषण ग्रहण करते हैं, रसायन पोषी। ठीक है, जो प्रोटिस्टा होता है वो स्वपोषी होते हैं, या तो वो अपना भोजन स्वयं बना लेंगे या दूसरों जंतु से क्या करते हैं? वो अपना भोजन ग्रहण करते हैं, परपोषी। ठीक है, फंजाई कैसा होता है? ये भी आपका परपोषी होता है, यानी दूसरों से अपना भोजन ग्रहण करता है, ये अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते। जो हमारा एनिमेलिया है, जंतु है, ये भी परपोषी होता है, यानी अपना भोजन दूसरे जंतु से प्राप्त करता है। और हमारा जो प्लांटी है वो हमारा स्वपोषी है, ये अपना भोजन स्वयं बनाता है। ठीक है, ये अपना भोजन क्या करेगा? स्वयं बनाएगा। तो आपका हो गया पोषण के आधार पर भी हमारे क्या है, जितने 5 जंतु हैं उनको बांट सकते हैं। मोनेरा स्वपोषी, मोनेरा में कुछ जीव अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, कुछ जीव रासायनों की सहायता से बनाते हैं। सेम प्रोटिस्टा में जो जंतु होते हैं वो कैसे होते हैं? स्वपोषी, यानी अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, या फिर कुछ जंतु ऐसे होते हैं जो दूसरों से अपना भोजन ग्रहण करते हैं। फंजाई याद रखना, फंजाई आपका परपोषी होगा, यानी दूसरों से ही भोजन, अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते। एनिमेलिया, इसमें भी जितने भी जंतु होते हैं सब अपना भोजन दूसरे से प्राप्त करते हैं, ये आपको याद रखना है। क्लियर है? ठीक है, याद रखना फंजाई आपका मृतोपजीवी, मरे हुए जीव जंतुओं से भी भोजन प्राप्त करता है, मृतोपजीवी। क्लियर? अब हमारा 5वां है जनन के आधार पर। 5वां हमारा क्या आएगा? जनन के आधार पर। तैयार हो सभी लोग? बोलो जल्दी से, तैयार? 5वां हमारा आ रहा है जनन के आधार पर। 5वां हमने बांटा था जनन के आधार पर। दो तरीके के होते हैं, अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन। कुछ जीव दोनों ही जनन करते हैं। ठीक है, अलैंगिक जनन में मोनेरा, प्रोटिस्टा आ जाएगा। मोनेरा जगत के सभी जंतु अलैंगिक जनन करते हैं, प्रोटिस्टा के भी वही है। फंजाई में कुछ आते हैं आपके अलैंगिक, कुछ लैंगिक में भी आ जाते हैं, बट फंजाई को हम लोग अलैंगिक में डाल देते हैं, फंजाई। बाकी पादप, जितने भी उच्च कोटि के पादप होते हैं,
उच्च पादप में क्या होता है, लैंगिक जनन, और जंतुओं में सब में क्या होगा, लैंगिक जनन होगा। ठीक है, ये आपको याद रखना। तो जनन के आधार पर भी हमने क्या किया, जीव को बांट दिया। ठीक है, जनन के आधार पर भी हमने जीव को बांट दिया। बताओ क्लियर है? एक बार बताइए फटाफट, क्लियर है सभी लोगों को? अब देखो, हमने कहा कि आर.एच. वाइटेकर ने सभी जीव जंतु को, जितने भी धरती पर जंतु हैं, आर.एच. वाइटेकर ने उनको कितने भागों में, आर.एच. वाइटेकर ने धरती पर उपस्थित समस्त जंतुओं को 5 भागों में बांटा। पहला मोनेरा जगत, मोनेरा जगत, दूसरा प्रोटिस्टा, तीसरा फंजाई, चौथा एनिमेलिया, और पांचवा प्लांटी, पांचवा प्लांटी। ठीक है, आर.एच. वाइटेकर ने धरती पर उपस्थित सभी जीव जंतुओं को 5 भागों में बांटा, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, एनिमेलिया और प्लांटी। ठीक है, एनिमेलिया और प्लांटी ये हमारे आर.एच. वाइटेकर के 5 जगत थे। क्या है, आर.एच. वाइटेकर के 5 जगत हैं, ये सबको याद रखना है। ये सबको क्या करना है, याद रखना है कि आर.एच. वाइटेकर ने सभी जीव जंतुओं को कितने भागों में बांटा, 5 भागों में बांटा था। अब इन 5 के बारे में हमको पढ़ना स्टार्ट करना है। तो क्या सभी लोग तैयार हैं? एक बार बताओ, क्या सभी लोग तैयार हैं? ठीक है, 5 के बारे में हमको क्या करना है, अब बस पढ़ना है, सिर्फ पढ़ना बचा है। ठीक है, एक बार जल्दी से यस मैम लिखिए, तो फिर हम आगे स्टार्ट करें। एक बार फटाफट सारे लोग यस मैम लिखो, देन हम आगे बढ़ना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, यहाँ तक सबको क्लियर है? यहाँ तक हर एक बच्चे को क्लियर है? कोई भी सवाल, समस्या, डाउट, स्क्रीनशॉट लेना है ले लो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमारा क्लास 11th बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 2 एकदम डिटेल में स्टार्ट होगा। तो आइए एक एक करके शुरू करेंगे। सबसे पहले हमने कहा कि धरती पर जितने भी जीव जंतु हैं उनको कितने भागों में बांटा गया, 2 जगत में। ठीक है, हमारे जो कैरोलस, लिनियस और अरस्तु थे, इन लोगों का मानना था कि धरती पर जीव जंतु सिर्फ 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है, कैरोलस लिनियस ने विश्व के सभी जीवों को 2 जगत में विभाजित किया, जंतु जगत और पादप जगत। जंतु जगत को इन्होंने क्या नाम दिया था, जंतु जगत को इन्होंने नाम दिया था एनिमेलिया। क्या, एनिमेलिया। और पादप जगत को नाम दिया था क्या, प्लांटी। क्या नाम दिया था, प्लांटी नाम दिया था, दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, अब देखो, कैरोलस लिनियस के वर्गीकरण का मुख्य मापदंड कोशिका भित्ति की उपस्थिति या अनुपस्थिति थी। इन्होंने क्या किया, इनसे कहा गया कि आप धरती के जीवों को बांटिए। इन्होंने कहा धरती पर जितने भी जीव जंतु हैं वो 2 तरीके के हैं। हमने कहा कैसे, उन्होंने कहा पहले वो जिनके पास कोशिका भित्ति है, जिसके पास कोशिका भित्ति है उनको उन्होंने क्या किया, पादप जगत में डाल दिया, और जिनके पास कोशिका भित्ति नहीं है उनको उन्होंने क्या किया, जंतु जगत में डाल दिया। ये क्या था, कैरोलस लिनियस का क्या था, वर्गीकरण का कह सकते हैं मापदंड था। अन्य भी मापदंड थे, जैसे गमन, कौन कैसे चलता है, ठीक है, पोषण की विधियां, वो खाना कैसे खाते हैं, बाह्य उद्दीपनों के प्रति प्रतिक्रिया, वातावरण में जो बदलाव हो रहा है उसके प्रति इनकी प्रतिक्रिया क्या रहती है। इस आधार पे हमारे कैरोलस लिनियस ने विश्व के सभी जीव जंतुओं को 2 भागों में वर्गीकृत कर दिया, 2 भागों में बांट दिया। अब आगे की तरफ बढ़ेंगे। अगला है वर्गीकरण के 2 जगत पद्धति के दोष, यानी लोगों ने इनके इस नियम को नहीं सराहा, लोगों को इनका ये नियम बिल्कुल पसंद नहीं आया। ठीक है, जो द्विजगत वर्गीकरण था, कैरोलस लिनियस ने कहा कि विश्व में जितने भी जीव जंतु हैं वो 2 तरीके के, उनको कितने भागों में बांटा, उन्होंने सारे जीव जंतु को 2 भागों में बांट दिया। लेकिन जितने बाकी साइंटिस्ट थे उन्होंने इसको अस्वीकार किया, नहीं माना। क्यों, इस पद्धति में यूकैरियोट्स, प्रोकैरियोट्स, एक कोशिकीय, बहुकोशिकीय जीवों तथा प्रकाश संश्लेषी, अप्रकाश संश्लेषी जीवों के बीच विभेदन नहीं किया गया। इन्होंने कोशिका भित्ति के आधार पर 2 भागों में बांट दिया, लेकिन इन्होंने ये नहीं देखा कि कौन से जीव के अंदर कितनी कोशिका है,
इन्होंने ये नहीं देखा कि कौन सा जीव का केंद्रक यूकैरियोटिक है और प्रोकैरियोटिक है। इन्होंने ये नहीं देखा कौन सा जीव कैसे जनन करता है। इन्होंने ये नहीं देखा कि कौन सा जीव पोषण कैसे करता है। इन्होंने ये नहीं देखा कि कौन सा जीव प्रकाश की उपस्थिति में अपना भोजन स्वयं बनाता है और कौन अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाता है। ये सारी चीजों पे तो इन्होंने डिस्कस ही नहीं किया। किसने? हमारे कैरोलस लीनियस ने। तो लोगों ने कहा ना, ये नियम तो गलत है, क्योंकि इन्होंने केवल 2 भागों में बांटा, वो भी कोशिका भित्ति के आधार पर। जिसके पास कोशिका भित्ति है वो पादप में है, जिसके पास नहीं है वो जंतु में। बाकी जो एक कोशिकी हैं, जो बहुकोशिकी, उनको अलग नहीं किया। जो यूकैरियोटिक है, प्रोकैरियोटिक है, उनको अलग नहीं किया। तो आखिर ये कैसा अंतर किया गया? तो अन्य मापदंड, गमन, पोषण की विधियां, बाह्य उद्दीपनों के प्रति प्रतिक्रिया, ये सारी चीजें इनके में था ही नहीं। ठीक है, इनके में ये सारी चीजें था ही नहीं। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। कुछ जीव जैसे क्लेमाइडोमोनास, युग्लिना तथा स्लाइम मोल्ड, जो जंतु वैज्ञानिकों तथा वनस्पति विज्ञान दोनों प्रमाणित हो चुके हैं। कुछ जीव प्राकृतिक रूप से पादपों या जंतु दोनों में नहीं आते। ऐसे जीवों के लिए नया जगत स्थापित किया गया है। यानी हमारे जो 2 जगत पद्धति में दिया गया, उसमें इन्होंने बताया नहीं कि ऐसे जंतु जो जंतु भी हैं और पादप भी हैं, उनके लिए अलग का ग्रुप बनाना चाहिए था ना। या फिर वो जंतु जो जंतु भी नहीं है, पादप भी नहीं है, उनके लिए भी तो एक अलग ग्रुप बनाना चाहिए था। बट इन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया। इन्होंने सिर्फ 2 भागों में बांट करके कहानी को क्या किया? रफा दफा कर दिया। इसीलिए इनका ये नियम प्रचलित नहीं हुआ, लोगों ने इसे नहीं स्वीकारा। अब बढ़ते आगे की तरफ। ठीक है, अगला हमारा आ रहा है, कैरोलस लीनियस ने कौन से 2 जगत दिए थे? एनिमेलिया और प्लांटी, ये याद रखिएगा। आगे बढ़ेंगे। अब जब इनके नियम को अस्वीकार किया गया, लोगों ने क्या कहा कि ना ना, आपका नियम गलत है, हम सभी जीव जंतु को 2 भागों में नहीं बांट सकते। तब हमारा 3 जगत वर्गीकरण आया। अर्नस्ट हैकेल नामक एक जर्मन जंतु वैज्ञानिक ने 1866 में तीसरा जगत प्रतिष्ठा के बारे में समझाया, जिसमें सभी एक कोशिकीय सूक्ष्म जीव सम्मिलित किए गए। अतः उन्हें 3 जगत प्रस्तुत किए, प्लांटी, प्रोटिस्टा तथा एनिमेलिया। इसमें एक कोशिकीय जीवों की अनेक किस्में सम्मिलित है, मुख्यतः जलीय यूकैरियोटिक जैसे कवक, प्रोटोजोआ, शैवाल, जीवाणु तथा स्लाइम मोल्ड। देखो इन्होंने क्या किया, इन्होंने सभी जीव जंतु को 3 भागों में बांट दिया। कहा कि चलो 2 नहीं होते तो 3 होंगे, एनिमेलिया, प्लांट, और इन्होंने एक डाल दिया प्रोटिस्टा। ठीक है, और प्रोटिस्टा में इन्होंने क्या किया, जितने भी हमारे एक कोशिकीय जीव बच जा रहे थे ना, जितने भी हमारे क्या थे, जलीय जीव जैसे कवक, शैवाल, ये सारे बच जा रहे थे, उन सबको उन्होंने प्रोटिस्टा में डाल दिया। किसने? हमारे जो अर्नस्ट हैकेल, जिन्होंने क्या दिया था? 3 जगत वर्गीकरण प्रतिपादित किया था। आगे बढ़ेंगे। अब अर्नस्ट हैकेल ने सभी जंतुओं को 3 भागों में बांटा, प्लांटी, प्रोटिस्टा और एनिमेलिया। आगे की तरफ बढ़े, इनका भी दोष निकला। ठीक है, इनके भी नियम को नहीं स्वीकारा गया। तब आगे आए 4 जगत वर्गीकरण लेकर कोपलैंड। आगे कौन आया? कोपलैंड। कोपलैंड ने 1956 ने, ठीक है, इन्होंने 1956 में 4 जगत वर्गीकरण दिया। मोनेरा के चौथे जगत को सम्मिलित किया गया। ठीक है, कोपलैंड ने वास्तविक रूप से इसे माइकोटा जगत कहा। डॉट्री तथा एलन ने इसे बाद में मोनेरा कहा। मोनेरा जगत में सभी प्रोकैरियोटिक जीव सम्मिलित है, जैसे यू बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, आर्कीबैक्टीरिया, ये सारे के सारे। एक्टिनोमाइसिटिस को भी इस जगत में सम्मिलित किया गया। ठीक है, अब देखो, जब हमारा 2 जगत वर्गीकरण फेल हो गया, फिर अर्नस्ट हैकेल ने 3 भागों में जंतुओं को बांटा, ये भी फेल हो गया। तो फिर हमारा चौथा जगत लेकर कोपलैंड आए, जिनका नाम था जो चौथा जगत था वो मोनेरा। मोनेरा में क्या किया, जितने भी एक कोशिकीय निम्न कोटि के जीव थे ना, उन सबको उन्होंने मोनेरा में डाल दिया। किस में डाल दिया? मोनेरा में डाल दिया। लेकिन फिर जैसे जैसे समय आगे बढ़ा, हमारा कौन आ गया? आर.एच. व्हाइटेकर साहब आ गए। आर.एच. व्हाइटेकर जी ने 1969 में, कब? 1969 में 5 जगत वर्गीकरण प्रतिपादित किया। इसमें 5 जगत में कौन कौन था? मोनेरा, प्रोटिस्टा, कवक, प्लांटी और एनिमेलिया। इन्होंने किस आधार पर बांटा था? कोशिका संरचना की जटिलता को लेकर, शरीर की संगठन को लेकर, पोषण की विधियों को लेकर, आगे
इन्होंने इस तरीके से 5 जगत को बांटा। 5 जगत वर्गीकरण आर.एच. वाइटेकर द्वारा प्रस्तुत किया गया 1969 में। इन्होंने जीवों को 5 भागों में विभाजित किया। वो 5 भाग कौन कौन से थे याद रखना, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, एनिमेलिया और प्लांटी। अब इन्होंने 5 भाग कैसे बनाए, किस किस आधार पर हमने करवा दिया। पहला, कोशिका संरचना के आधार पर इन्होंने कहा जंतु 2 प्रकार के होते, एक कोशिकीय या बहुकोशिकीय। फिर उन्होंने शरीर की संगठन यानी कोशिका भित्ति के आधार पर कहा कि हर जीव जंतु का अलग कोशिका भित्ति है, किसी का काइटिन का बना है तो किसी का सेलुलोज का, तो किसी का लाइसोसोम का, तो किसी का बना ही नहीं है, किसी में कोशिका भित्ति ही नहीं है। ये सारी चीजें कौन बताया, हमारे आर.एच. वाइटेकर ने बोला। तीसरा, पोषण की विधि, कुछ जंतु अपना भोजन स्वयं बनाते हैं तो कुछ जंतु मरे हुए लोगों से प्राप्त करते हैं, तो वहीं पर कुछ जंतु ऐसे हैं जो दूसरे जंतुओं से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। तो सभी जीव जंतु का पोषण करने का, खाना खाने का तरीका भी क्या है, अलग अलग है। आगे प्रजनन, ठीक है, सभी जीव जंतु क्या करते हैं, प्रजनन अलग अलग तरीके से करते हैं। कुछ जीव जंतु क्या है आपका अलैंगिक जनन करते हैं, तो कुछ क्या करते हैं, लैंगिक जनन करते हैं। अलैंगिक और लैंगिक जनन क्या है वो समझ लो, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले जनन, सबसे पहले जानते हैं जनन क्या है। अपनी पीढ़ी को चलाने के लिए, अपनी पीढ़ी को चलाने के लिए, अपनी पीढ़ी को चलाने के लिए, ठीक है, अपनी पीढ़ी को चलाने के लिए अपने समान संतान उत्पन्न करना, ठीक है, अपनी पीढ़ी को चलाने के लिए अपने समान संतान उत्पन्न करना जनन कहलाता है। जनन कहलाता है। जनन 2 प्रकार का होता है। जनन 2 प्रकार का होता है। पहला, अलैंगिक जनन, अलैंगिक जनन क्या है, जनन की वह विधि जिसमें केवल एक जीव के द्वारा ही संतान उत्पन्न हो सकता है, संतान उत्पन्न हो सकता है, संतान उत्पन्न हो सकता है, अलैंगिक जनन कहलाता है। अलैंगिक जनन कहलाता है। आगे जानेंगे लैंगिक जनन क्या है। अलैंगिक कंप्लीट हो चुका, दूसरा जनन है हमारा लैंगिक जनन। लैंगिक जनन जनन की वह विधि जिसमें दो जीव आपस में मिलकर जनन की वह विधि जिसमें 2 जीव आपस में मिलकर एक नए जीव का निर्माण करते हैं, एक नए जीव का निर्माण करते हैं। एक नए जीव का निर्माण करते हैं, लैंगिक जनन कहलाता है। ठीक है, जनन की वह विधि जिसमें 2 जीव आपस में मिलकर एक नए जीव का निर्माण करते हैं, लैंगिक जनन कहलाता है।
ठीक है, जनन की वह विधि जिसमें दो जीव आपस में मिलकर एक नए जीव का निर्माण करते हैं, क्या कहलाएगा? लैंगिक जनन कहलाएगा। क्या कहलाएगा? लैंगिक जनन कहलाएगा। बोलो क्लियर है? बताइए फटाफट, सभी को क्लियर है? यस मैम। ठीक है, लगभग देखो हर एक बच्चे को यहाँ तक ये चीजें क्लियर है। जनन क्या है? तो अपने समान संतान उत्पन्न करना जनन कहलाता है। जब कोई जीव अकेले स्वयं से ही संतान बना लेगा तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? अलैंगिक। जब दो लोग मिलकर संतान बनाते हैं तो उसे लैंगिक कहते हैं। अब देखो हमने कहा पोषण के आधार पर भी जंतुओं को बांटा गया था। पोषण है क्या? पोषण क्या है? पोषक पदार्थों को ग्रहण करना, पोषक पदार्थों को ग्रहण करना, ग्रहण करना पोषण कहलाता है। पोषण दो प्रकार का होता है। पहला स्वपोषी, पहला स्वपोषी, इसमें लिखेंगे स्वपोषी का मतलब क्या होता है? जो अपना भोजन स्वयं बनाए। ठीक है, वह जीव, वह सजीव जो अपना भोजन, वह सजीव जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, स्वयं बनाते हैं, स्वपोषी कहलाता है। स्वपोषी कहलाता है। ठीक है, दूसरा आपका परपोषी, दूसरा आपका परपोषी। ठीक है, रसायन पोषी नहीं, परपोषी, परपोषी। परपोषी लिखेंगे ऐसे सजीव, ऐसे सजीव जो अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाते, जो अपना भोजन, जो अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाते, स्वयं नहीं बना पाते, नहीं बना पाते, तथा भोजन की, तथा भोजन के लिए, तथा भोजन के लिए, भोजन के लिए किसी दूसरे जंतु पर निर्भर रहते हैं। भोजन के लिए किसी दूसरे जंतु पर, किसी दूसरे जंतु पर निर्भर रहते हैं, दूसरे जंतु पर निर्भर रहते हैं, निर्भर रहते हैं, पोषण कहलाता है, पोषण कहलाता है। ठीक है, पोषण का मतलब क्या है? याद रखना, भोजन ग्रहण करना। ठीक है, पोषक पदार्थों को ग्रहण करना पोषण कहलाता है। पोषण दो प्रकार का है। स्वपोषी, जो जीव अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं उन्हें स्वपोषी कहते हैं, और जो जीव अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाते, किसी दूसरे जीव पर भोजन के लिए निर्भर रहते हैं, हम उन्हें क्या कहते हैं? हम उन्हें विषमपोषी या फिर परपोषी के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक आपका क्लियर हो गया। हमने कहा आर.एच. व्हाइटेकर ने सभी जंतुओं को 5 भागों में बांटा, मोनेरा, प्रोटिस्टा, कवक, प्लांटी और एनिमेलिया। ये इनके क्या है? 5 जगत का नाम है। ठीक है, ये क्या है? आपका आर.एच. व्हाइटेकर के द्वारा बांटे गए 5 जगत हैं। अब इनको आगे पढ़ना स्टार्ट करेंगे, एक एक करके अब हमको स्टार्ट करना है। ठीक है, सारे जगत के बारे में, क्योंकि बोर्ड के एग्जाम में आएगा कि मोनेरा जगत से आप क्या समझते हो उसके बारे में बताइए, प्रोटिस्टा के बारे में बताइए, तो फिर कंफ्यूज नहीं होने का, सारा जवाब देने का है। ठीक है, बोर्ड के एग्जाम में अगर क्वेश्चन आता है तो आपको सभी क्वेश्चंस का जवाब बहुत ही बेहतरीन तरीके से देना होगा। समझ में आया?
दिमाग में कुछ घुसा? चलो घुस ही गया होगा। तो चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपको एक बार फिर से बता देते हैं कि अगर आप क्लास 11th का हैंड रिटन नोट्स चाहते हो तो वो आपको हमारे जस्ट 12 क्लासेस के ऐप पर मिलेगा। जस्ट 12 क्लासेस के ऐप पर हमारा हैंड रिटन नोट्स अवेलेबल है, आप वहां से हैंड रिटन नोट्स ले सकते हो। ठीक है, चलो आगे की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल, अब हमारा देखो 5 जगत वर्गीकरण तो देकर निकले ही थे, तब तक एक और साइंटिस्ट आ गए जिन्होंने कहा ना ना 5 भागों में नहीं, 6 भागों में सभी जीव जंतुओं को बांटेंगे हम। उन्होंने कहा कि पूरे धरती पर जितने भी जीव जंतु हैं हम उनको 6 भागों में बांट सकते हैं। अब आओ आगे जानते हैं। तो कार्ल वूज ने 6 जगत वर्गीकरण प्रस्तुत किया और उनके कौन कौन से थे? आर्की बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया, प्रोटिस्टा, कवक, प्लांटी तथा एनिमेलिया। ठीक है, इन्होंने मोनेरा को क्या कर दिया? मोनेरा को ही 2 भागों में बांट दिया, पहला आर्की बैक्टीरिया, दूसरा यू बैक्टीरिया। ठीक है, उन्होंने कुछ प्रमुख विभिन्नताएं जैसे कोशिका भित्ति में पेप्टाइडोग्लाइकेन की उपस्थिति तथा झिल्ली में शाखित श्रृंखला लिपिड की उपस्थिति के आधार पर यू बैक्टीरिया और आर्की बैक्टीरिया में पृथक्करण कर दिया। देखो ध्यान से, हमारे जो आर.एच. व्हाइटेकर थे इन्होंने क्या किया? सभी जीव जंतु पेड़ पौधों को 5 भागों में बांटा। कितने भागों में? 5 भागों में बांटा। लेकिन हमारे जो कार्ल वूस हैं इन्होंने सभी जीव जंतु पेड़ पौधों को 6 भागों में बांटा। इन्होंने कहा कि जो मोनेरा है ना, मोनेरा जगत में 2 तरीके के जंतु हैं। कुछ जंतु ऐसे हैं जिनके कोशिका भित्ति में पेप्टाइडोग्लाइकेन पाया जाता है और वहीं पर कुछ ऐसे हैं जिनके में पेप्टाइडोग्लाइकेन नहीं पाया जाता। इसीलिए इन्होंने मोनेरा को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया, आर्की बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया। क्या क्या? आर्की बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया। उन्होंने इन श्रेणियों को जीवन की विमाएं कहा। कार्ल वूस द्वारा प्रस्तुत 6 जगत निम्न है। इन्होंने 6 कौन कौन से भाग बनाए? आर्की बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया। इन पहले ये मोनेरा था, इसी मोनेरा को इन्होंने 2 भागों में डिवाइड कर दिया। ठीक है, प्रोटिस्टा, कवक, प्लांटी, एनिमेलिया। इस तरीके से कितने जगत हो गए? 6 जगत। किसने दिया? कार्ल वूस ने दिया। किसने दिया? कार्ल वूस ने दिया। ठीक है, तो अभी तक में हमने आपको क्या क्या बताया कि हमारे धरती पर जितने भी जीव हैं उनको वर्गीकृत किया जा रहा। सबसे पहले वर्गीकृत किया कैरोलस लीनियस ने। कैरोलस लीनियस ने 2 जगत वर्गीकरण। फिर दूसरा अर्नस्ट हैकेल। अर्नस्ट हैकेल ने 3 जगत वर्गीकरण किया। तीन जगत वर्गीकरण। तीसरा अर्नस्ट हैकेल के बाद कौन आया? हमारा 3 जगत के बाद 4 जगत लेकर आए थे कोपलैंड। कोपलैंड जी आए, इन्होंने 4 जगत वर्गीकरण दिया। फिर चौथे नंबर पर हमारे आर.एच. व्हाइटेकर आए जिन्होंने 5 जगत वर्गीकरण दिया। ठीक है, फिर 5वें नंबर पर कार्ल वूस आए। कार्ल वूस आए जिन्होंने 6 जगत वर्गीकरण दिया। बस इसके बाद नहीं हुआ। और सबसे ज्यादा फेमस जिसको सारे साइंटिस्टों ने माना वो कौन थे? वो आपका 5 जगत वर्गीकरण है। ये सबसे फेमस है, प्रसिद्ध और मान्यता प्राप्त, प्रसिद्ध एवं मान्यता प्राप्त वर्गीकरण। ये हो गया डन। अब आगे की तरफ बढ़ेंगे। आगे देखो ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको हटाइए। ठीक है, तो ये बैक्टीरिया, आर्की, इन सबको बांटा गया है, उसके बारे में बात हो रहा है। ठीक है,
अब हम लोग एक एक करके सारे जगत के बारे में पढ़ने वाले हैं, क्योंकि आपके एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है हर एक जगत के बारे में पढ़ना। तो अब हम स्टार्ट करेंगे एक एक जगत के बारे में पढ़ना। सबसे पहले आपका जगत मोनेरा है। जगत मोनेरा के प्रमुख लक्षण क्या क्या है और देख लेते हैं। तो यह जीवाणुओं का जगत है। सबसे पहली बात यही है कि जो हमारा मोनेरा है ना, मोनेरा में सारे के सारे बैक्टीरियाज ही आते हैं। ठीक है, ये इस जगत का प्रमुख लक्षण है। फिर अगला, इनकी कोशिका भित्ति, ठीक है, इनकी कोशिकाएं प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं होती हैं। अगला याद रखना कि इनकी कोशिकाएं कैसी होती हैं, प्रोकैरियोटिक होती हैं। अगला याद रखना, इनमें केंद्रक अनुपस्थित होता है, यानी इन लोगों में जितने भी मोनेरा जगत के जीव होंगे उनमें केंद्रक नहीं पाया जाएगा। आगे की तरफ, अगला, इनमें कोशिका भित्ति पाई जाती है। इन लोगों में कोशिका भित्ति है जो पेप्टाइडोग्लाइकेन का बना होता है, यानी प्रोटीन तथा कार्बोहाइड्रेट से मिलकर बना होता है। अगला, इनकी कोशिका भित्ति में डाई एमिनो, ठीक है, क्या लिखा है, डाई एमिनोम पिमेलिक अम्ल पाया जाता है। क्या, डाई एमिनोम पिमेलिक अम्ल पाया जाता है। ठीक है, इनमें टिकोइक अम्ल तथा म्यूरेमिक अम्ल भी पाया जाता है। याद रखना, इनकी कोशिका भित्ति में म्यूमेरिक अम्ल। ठीक है, फिर अगला एक और है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, टिकोइक अम्ल। क्वेश्चन आता है आपके बोर्ड के एग्जाम में कि टिकोइक अम्ल किसकी कोशिका भित्ति में पाया जाता है, तो आपका जवाब होगा मोनेरा जगत में। मोनेरा जगत के जंतुओं में टिकोइक अम्ल पाया जाता है। ठीक है, अगला, इनमें झिल्लियों से ढके हुए कोशिकांग जैसे अंतःप्रद्रवी जालिका, गोल्जिकाए, केंद्रक, हरित लवक, माइटोकॉन्ड्रिया आदि नहीं होते। इनमें बहुत सारे कोशिकांग भी अभी एक कोशिका के बने होते। केंद्रक है नहीं है इनमें। ठीक है, और इनमें जो भी अंग पर दोहरी झिल्ली पाई जाती है ना, वो सारा इनमें अब्सेंट होता है। यह पोषण के आधार पर स्वपोषी तथा विषमपोषी हो सकते हैं, यानी इनमें जितने भी जंतु होते हैं या तो वो अपना भोजन स्वयं बनाएंगे या वो किसी दूसरे जंतु से भोजन प्राप्त करेंगे। अगला, स्वपोषी जीवाणु प्रकाश संश्लेषी अथवा रसायन संश्लेषी होते हैं। याद रखना, जितने भी हमारे स्वपोषी जीवाणु होते हैं वो प्रकाश संश्लेषी अथवा रसायन संश्लेषी होते हैं। ये प्रकाश अथवा रसायन का उपयोग करके ऊर्जा की प्राप्ति करते हैं। यानी जितने भी हमारे ये जंतु हैं मोनेरा जगत के, ये रसायन और प्रकाश की उपस्थिति में अपना भोजन क्या करते हैं, बनाते हैं। रसायन का प्रयोग करके, प्रकाश का प्रयोग करके जो अपना भोजन बनाए उसको रसायन संश्लेषी कहा जाता है। ठीक है, आगे की तरफ 10वां गुण क्या है, विषमपोषी। ये अपना भोजन जो है ये एक तरीके से परजीवी भी होते हैं, मृतोपजीवी भी होते हैं और विषमपोषी भी होते हैं। ये अपना भोजन किसी दूसरे से भी प्राप्त करते हैं, मरे हुए जीव जंतु से भी प्राप्त करते हैं, किसी दूसरे के शरीर पर रहकर भी उनसे क्या करते हैं, भोजन प्राप्त करते हैं। ठीक है, ये कसाब द्वारा गति करते हैं। इनके ऊपर छोटी छोटी इस तरीके से ये इनका शरीर है, इनके छोटी छोटी रोम पाई जाती है जिसको कसाब या फ्लैजेला कहा जाता है, और ये इनके द्वारा ही क्या करते हैं, गमन करते हैं। ये आपको याद रखना है। क्लियर है। अब देखो जीवाणुओं के प्रकार। हमने कहा कि जो मोनेरा जगत है उसमें सभी के सभी जीवाणु आते हैं। कौन आता है, मोनेरा जगत में जितने भी जीव जंतु हैं वो आते हैं। तो आइए अब देखते हैं कौन कौन से जीवाणु मोनेरा जगत में आएंगे। तो आकार के आधार पर जीवाणुओं को 4 भागों में विभक्त किया। ठीक है, जितने भी हमारे जीवाणु हैं, बैक्टीरियाज है, उनको आकार के आधार पर 4 भागों में बांटा जा सकता है। कोकस या गोलाकार जीवाणु होता है। यदि 2 गोलाकार जुड़ते हैं तो डिप्लोकोकस बन जाते हैं। यदि गोलाकार जीवाणु आपस में जुड़कर जंजीर जैसी संरचना बना ले तो उसे स्ट्रेप्टोकोकस कहते हैं, और ये अंगूर के गुच्छे के समान संरचना होता है, तो इसे स्टेफिलोकोकस भी कहा जाता है। आगे बढ़ेंगे, बैसिलस। ठीक है, यह छड़ के समान संरचना वाले जीवाणु हैं। यह मोनोबैसिलस, डिप्लोबैसिलस, स्ट्रेप्टोबैसिलस, स्टेफिलोबैसिलस के प्रकार के होते हैं। अगला, स्पाइरिलम या कुंडली के आकार का, कुंडल के समान होता है। अगला, विब्रियो या कोमा। कोमा देखियो, ऐसे बैक्टीरिया जो होते हैं उनको हम लोग किसमें रखते हैं, कोमा के, यानी विब्रियो में। अगला देखो ये रहा कोकाई। अगर हमारा जीवाणु गोल गोल है तो वो किस में आएगा, कोकाई में। अगला, अगर हमारे जीवाणु लंबे लंबे हैं तो वो बैसिली में आएंगे। अगर हमारा जीवाणु क्या है, कुंडली की तरह है, तो वो स्पाइरिला में आएगा। ठीक है, अब देखो जगत मोनेरा का वर्गीकरण, यानी जो हमारा मोनेरा जगत जिसमें केवल बैक्टीरिया आते हैं, हम उस जगत को 2 भागों में बांट सकते हैं, आर्की बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया। जैसे हमारा कार्ल वुज ने बांटा था,
कार्ल वुज ने मोनेरा को दो भागों में बांटा था ना, आर्की और यू, उन दोनों को पढ़ना है हम लोगों को। देखो आर्के बैक्टीरिया किसे कहते हैं, इनको प्रथम सजीव कहा जाता है। यह आद्य बैक्टीरिया होते हैं, यह ऐसे स्थानों पर पाए जाते हैं जहां सामान्य जीवन संभव नहीं है। याद रखना, आर्के बैक्टीरिया को प्रथम सजीव कहा जाता है या आद्य बैक्टीरिया होते हैं, यानी आपके बहुत पुराने बैक्टीरिया, ठीक है। और ये ऐसे स्थानों पर पाए जाते हैं जहां पर सामान्य जीवन संभव नहीं है। ये लवणीय क्षेत्र में पाए जाते हैं, ये आपको याद रखना है, लवण वाले क्षेत्र में आपको मिलेंगे, ठीक है। इसके अंतर्गत कौन कौन आएगा, थर्मो एसिडोफिल्स, यह गर्म झरनों में पाया जाता है। मेथेनोजन, यह क्या होगा, ये बैक्टीरिया के रूमिनेंट पशुओं के आंत में पाया जाता है, यानी देखो जो गोबर होता है ना, गोबर में मेथेनोजन बैक्टीरिया पाया जाता है। अब देखो जैसे हम लोग अगर कुछ खाते हैं घास फूस, तो क्यों नहीं पचा पाते, क्योंकि हमारे पास जो है ना, हमारे पास रूमेटाइड आंत नहीं है, क्योंकि उस वाले आंत में एक बैक्टीरिया मेथेनोजन बैक्टीरिया पाया जाता है जो इन सबको पचाने का काम करता है, ठीक है। वो हम इंसानों के पास नहीं है। तो ये आपको याद रखना कि मेथेनोजन बैक्टीरिया गायों के कहां पर, रूमेटाइड आंत में आपको मिलेगा। आगे की तरफ अब स्टार्ट करने वाले यू बैक्टीरिया, ठीक है। हमारा आर्के बैक्टीरिया, इसे आद्य बैक्टीरिया कहते हैं, बहुत पुराना बैक्टीरिया जिसे कहा जाए, प्रारंभिक बैक्टीरिया। अब हमारा शुरू हो चुका है यू बैक्टीरिया। यह सत्य प्रकार के जीवाणु होते हैं, इनमें साइनोबैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा आदि पाए जाते हैं। साइनोबैक्टीरिया किसे कहेंगे, साइनोबैक्टीरिया को नील हरित शैवाल भी कहा जाता है। यह प्रकाश संश्लेषी होते हैं, इनकी कोशिकाओं में प्रकाश संश्लेषण के लिए क्लोरोफिल पाया जाता है। याद रखना, साइनोबैक्टीरिया को हम नील हरित शैवाल के नाम से जानते हैं। ये कैसे होते हैं, प्रकाश संश्लेषी, यानी ये अपना भोजन प्रकाश के उपस्थिति में बनाते हैं। इनकी कोशिकाओं में प्रकाश संश्लेषण के लिए क्या पाया जाता है, क्लोरोफिल पाया जाता है। कुछ जीवाणु इनमें रसायन संश्लेषण, रसायन की उपस्थिति में भी अपना भोजन बनाते हैं। अब रसायन में क्या, यह सल्फर, आयरन, नाइट्रोजन आदि के ऑक्सीकरण से ऊर्जा प्राप्त करते हैं, जैसे सल्फर बीजाणु, ठीक है। इसमें आएगा थायोबैसिलस, थायोथ्रिक्स और बिगाइटो, ये क्या करता है, सल्फर से ऊर्जा प्राप्त करता है। आयरन जीवाणु जो आयरन से ऊर्जा प्राप्त करे। नाइट्रोजन जीवाणु, इसमें देखो आपका आएगा नाइट्रोबैक्टर, नाइट्रोसोकोकस, ये आपका 12th में बहुत इंपॉर्टेंट है। हाइड्रोजन जीवाणु जो हाइड्रोजन से अपना भोजन प्राप्त करे, इसमें आएगा बैसिलस, पेंट्राट्रोफस। कार्बन जीवाणु, ठीक है, ये सारे क्या हैं, आपके हाइड्रोजन से प्राप्त करने वाले, ऊर्जा प्राप्त करने वाले जीवाणु हैं। अब हमने बोला नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणु, कुछ बैक्टीरिया ऐसे हैं जो वायुमंडल में नाइट्रोजन फिक्स करने का काम करते हैं, यानी नाइट्रोजन की मात्रा को बनाए रखने का काम करते हैं। ये वायुमंडल से नाइट्रोजन मृदा को देते हैं, मृदा से नाइट्रोजन किसको, पेड़ पौधों को देते हैं। कौन कौन है, नाइट्रोजन जीवाणु नाइट्रोजन स्थिरीकरण का कार्य करता है, अर्थात यह वायुमंडलीय नाइट्रोजन को उनके उत्पाद जैसे अमोनिया, नाइट्रेट अथवा नाइट्राइट में बदल देता है। देखो जो वायुमंडल में नाइट्रोजन गैस है ना, उसकी मात्रा फिक्स है 78%। अगर ये 78%, 79 होता है या 80 होता है, तो हमारी जो नाइट्रोजन स्थिरीकरण बैक्टीरिया होते हैं, इसको किस में बदल देगा, इसके यौगिकों में, अमोनिया में बदल देगा, ठीक है, NO2 में बदल देगा, नाइट्राइट में, नाइट्रेट में बदल देगा, NO3, इसमें क्या करता है, रूपांतरित कर देता है। क्लियर, जिनके उपयोग पादपों के द्वारा किया जाता है। नाइट्रोजन स्थिरीकरण बैक्टीरिया दो प्रकार के होते हैं। पहला सहजीवी, ऐसे जीवाणु जो पौधों के साथ सहजीवी संबंध बनाकर रहते हैं और ये पौधों से भोजन प्राप्त करते हैं, उनको सहजीवी जीवाणु कहा जाता है, ठीक है। जैसे एग्जांपल में ले सकते हो राइजोबियम। राइजोबियम एक जीवाणु है जो दाल वाली फसलों की जड़ों में पाया जाता है। वो कहता है कि आप हमको दाल वाली फसलों के जड़ों में रहने दो, बदले में हम आपको मिट्टी के अंदर से नाइट्रोजन निकाल कर देंगे। दाल वाला फसल कहता है ठीक है, तुम मेरे जड़ में रहो, लेकिन हमको क्या देना, नाइट्रोजन, बिकॉज पौधों को नाइट्रोजन मिलेगा तभी वो क्या कर सकते हैं, वृद्धि कर सकते हैं, ठीक है। पौधों को वृद्धि करने के लिए किसकी आवश्यकता होती है, नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है। चलिए आगे की तरफ बढ़ेंगे। अगला असहजीवी, कुछ जीवाणु ऐसे भी होते हैं जो आपका सहजीवी संबंध बना के नहीं रहते, बल्कि ये मिट्टी के अंदर स्वतंत्र रूप से पाए जाते हैं और ये नाइट्रोजन का ऑक्सीकरण करके उनका उत्पाद बनाते हैं। इसमें एग्जांपल में याद रखना नॉस्टॉक, एनाबिना, एजोटोबैक्टर, एजोमोनास आदि, ठीक है। और हाँ, एक क्वेश्चन याद रखना आपके एग्जाम में आएगा कि नील हरित शैवाल में एक विशेष प्रकार की कोशिका पाई जाती है जिसे क्या कहते हैं, उसे हेट्रोसिस्ट कहा जाता है, ठीक है। ये क्या करता है,
नाइट्रोजन स्थिरीकरण का काम करता है, यानी जो हमारे नील हरित शैवाल है ना, ये भी नाइट्रोजन फिक्स करता है। किसके द्वारा? हेट्रोसिस्ट कोशिका के द्वारा। उसके शरीर में एक कोशिका पाई जाती है, इसका नाम है हेट्रोसिस्ट। यही क्या करता है? नाइट्रोजन फिक्सेशन में मदद करता है, नाइट्रोजन की मात्रा को फिक्स करने का काम करता है। अब अगला स्टार्ट होगा माइकोप्लाज्मा। ये भी जीवाणु है, यह सबसे छोटा सजीव है। यह एक ऐसा जीवाणु होता है जिसमें कोशिका भित्ति नहीं पाया जाता, इसे पीपीएलओ भी कहा जाता है। पीपीएलओ का मतलब होता है प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। यह सबसे छोटा कोशिका है, ठीक है, पूरे विश्व में सबसे छोटी कोशिका पीपीएलओ है, ठीक है। आगे, यह ऑक्सीजन के बिना भी रह सकते हैं, या पादप और जंतु में रोग उत्पन्न करते हैं, ठीक है। अब देखो कुछ जीवाणुओं के नाम जो रोग उत्पन्न करता है। टाइफाइड, साल्मोनेला टाइफी उत्पन्न करता है। टीबी, ट्यूबरकुलोसिस, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस उत्पन्न करता है। हैजा, विब्रियो कॉलेरा उत्पन्न करता है। काली खांसी, ये आपका बॉडेटेला पर्ट्यूसिस उत्पन्न करता है। निमोनिया, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी के द्वारा उत्पन्न होता है। वहीं टिटनेस किसके द्वारा? क्लोस्ट्रीडियम टेटानी के द्वारा उत्पन्न होता है। सातवां डिप्थेरिया, डिप्थेरिया आपका कोरिनोबैक्टीरियम डिप्थेरियाई के द्वारा उत्पन्न होता है। किसके द्वारा? कोरिनोबैक्टीरियम डिप्थेरियाई के द्वारा उत्पन्न होता है। अगला सवाल, प्लेग, प्लेग आपका पास्चरेला पेस्टिस के द्वारा उत्पन्न होता है। सिफिलिस आपका ट्रिपेनेमा पैलिडम के द्वारा उत्पन्न होता है। गोनेरिया, निसेरिया गोनेरियाई के द्वारा उत्पन्न होता है। मेनिंजाइटिस, निसेरिया मेनिंजाइटिस के द्वारा उत्पन्न होता है। कुष्ठ रोग, माइकोबैक्टीरियम लेप्री के द्वारा उत्पन्न होता है। डायरिया, बेसिलस कोलाई के द्वारा उत्पन्न होता है। जठरांत आपका सोथ एस्चेरिचिया कोलाई के द्वारा उत्पन्न होता है। तो ये रोग है, ठीक है, टाइफाइड, साल्मोनेला टाइफी नामक जीवाणु के द्वारा, फिर हैजा विब्रियो कॉलेरा के द्वारा, सिफिलिस ट्रिपेनोमा प्लेडम के पैलिडम के द्वारा, गोनोरिया निसेरिया गोनोरियाई के द्वारा। ये प्रमुख रोग है जो 12th में आपको याद करना होगा। 12th में आपको कंप्लीटली इन चीजों के बारे में पढ़ाया जाएगा, बट अभी आपको ये याद रखना है कि जीवाणु हमारे शरीर में अनेक प्रकार के रोग भी उत्पन्न करते हैं। यानी कुछ जीवाणु लाभदायक भी हैं जो क्या कर रहे हैं? नाइट्रोजन दे रहे हैं पौधों को, तो वहीं पर कुछ जीवाणु ऐसे भी हैं जो हमारे शरीर में रहकर क्या करते हैं? रोग उत्पन्न करने का काम करते हैं। अब देखो, ऐसा नहीं है कि केवल जंतुओं को ही रोग होता है, पादपों में भी ये जीवाणु रोग उत्पन्न करते हैं। जैसे सोलेनेसी पादपों में मलानी, आलू, बैगन, खीरा, उनमें क्या करता है? स्यूडोमोनास रोग उत्पन्न। जितने भी है, मूली, टमाटर और गलन इर्विनिया एराइडी, चुकंदर तथा सेब में क्राउन गोल उत्पन्न होता है, ठीक है। नींबू में सिट्रस कैंकर उत्पन्न होता है। तो ये सारे क्या, कुछ जीवाणु ऐसे हैं जो पादपों में भी रोग उत्पन्न करते हैं। क्या करते हैं? पादपों में भी रोग उत्पन्न करते हैं। आर्कीबैक्टीरिया, ऐसा माना जाता है कि ये पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति के ठीक बाद इनका उद्भव हुआ। यह अत्यधिक प्रतिकूल परिस्थितियों जैसे अत्यधिक लवणी क्षेत्र, गर्म क्षेत्र, दलदली क्षेत्र आदि जगहों पर पाए जाते हैं। आर्कीबैक्टीरिया ये सबसे पहले माना जाता है, जब धरती का विकास हुआ ना, धरती पर पहला जीवन बना, तो सबसे पहले इन्हीं बैक्टीरिया का निर्माण हुआ, जिसका नाम क्या था? आर्कीबैक्टीरिया। जिनका क्या नाम था? आर्कीबैक्टीरिया था। बोलो क्लियर है यहाँ तक? यहां तक सभी को क्लियर? हम लोगों को प्रोटिस्टा स्टार्ट करना है, प्रोटिस्टा स्टार्ट करना है, ठीक है। अब आर्कीबैक्टीरिया की प्रमुख विशेषता देखेंगे, यानी आर्कीबैक्टीरिया की विशेषता क्या है। तो यह प्रमुख, आद्य तथा अत्यधिक प्राचीन जीवाणु, ये सबसे पहला और माना जाता है कि सबसे पुराना जीवाणु में से एक है। आर्कीबैक्टीरिया की कोशिका भित्ति संरचना अन्य जीवाणुओं से भिन्न होती है। जो आर्कीबैक्टीरिया है उसकी कोशिका भित्ति संरचना ये अन्य जीवाणुओं से क्या मिलेगी? आपको भिन्न देखने को मिलेगी। इसमें पेप्टाइडोग्लाइकेन का अभाव होता है, इनमें पेप्टाइडोग्लाइकेन नहीं पाया जाता। फिर अगला, आर्कीबैक्टीरिया की कोशिका भित्ति ग्लाइकोप्रोटीन, स्यूडोमोरिन तथा नॉन सेल्यूलोजिक पॉलीसेकेराइड की बनी होती है। जो हमारी आर्कीबैक्टीरिया है इसकी जो कोशिका भित्ति होती है वो ग्लाइकोप्रोटीन, स्यूडोम्यूरिन तथा नॉन सेल्यूलोजिक पॉलीसेकेराइड की बनी होती है। अगला है स्यूडोमोरिन, जीवाणुवीय पेप्टाइडोग्लाइकेन समान होती है, लेकिन इसमें एन एसिटाइल म्यूरेमिक एसिड के स्थान पर क्या पाया जाएगा? एसिटाइलो मिन्यूरेनिक अम्ल पाया जाएगा। क्या? एसिटाइल टेलोसेमी न्यूरोनिक
क्या पाया जाएगा, अम्ल पाया जाता है, और इसमें डी अमीनो अम्ल का अभाव होता है, ये आपको याद रखना है। इनके डीएनए में इंट्रॉन्स होता है, इसकी राइबोसोमल प्रोटीन अत्यधिक अम्लीय होती है। ये छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको किसके बारे में, आर्की बैक्टीरिया के बारे में पता होना चाहिए। आर्की बैक्टीरिया को हम 3 भागों में बांट सकते हैं, मेथेनोजन, हेलोफाइल्स और अगला है थर्मोएसिडोफिल्स। तो तीनों को पढ़ लेते हैं। सबसे पहले मेथेनोजन। देखो मेथेनोजन ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो क्या करते हैं, जो मेथेन गैस का उत्पादन करते हैं। हम लोग जैव गैस में इसका इस्तेमाल करते हैं, यानी जो जंतुओं के गोबर है ना, उनसे क्या करते हैं, मेथेन गैस को प्राप्त करते हैं। मेथेन गैस बहुत इंपॉर्टेंट गैस है, इसको जैव ईंधन गैस भी कहा जाता है। जो बायोगैस में हमारे मिलते हैं, मेथेन मिलता है, हाइड्रोजन सल्फाइड मिलता है, कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है। ठीक है, ये सारी चीजें हमको मेथेनोजन के द्वारा प्राप्त होती हैं। ठीक है, ये अविकल्पी अवायवी होते हैं जो दलदली आवास में रहते हैं। ये कार्बन डाइऑक्साइड, मेथेनॉल तथा फॉर्मिक अम्ल को मेथेन में परिवर्तित करने हेतु सक्षम होते हैं, अतः मेथेनोजन कहलाते हैं। यह विशेषता ईंधन गैस के उत्पादन तथा गोबर गैस प्लांट में व्यवसायिक रूप से अपनाई जाती है। कुछ मेथेनोजन शाकाहारी जंतुओं जैसे भैंस, गाय आदि की रुमेन में रहते हैं। ये सूक्ष्म जीव ऐसे जंतुओं में सेलुलोज के किण्वन में सहायक होते हैं। उदाहरण मेथेनोकोकस, मेथेनोबैक्टीरियम, मेथेनोसार्सिना, मेथेनोस्पाइरिलम, ये सब क्या करते हैं, ये सारे मेथेन गैस के उत्पादन का काम करते हैं। हेलोफाइल्स, ये वायवीय रसायन विषमपोषी यानी वायु के उपस्थिति में पाए जाते हैं। ये उच्च लवण सांद्रण माध्यम जैसे समुद्र लवण, झील, खारे जल, दलदल, इन सभी जगहों पर आपको मिलेंगे। ठीक है, याद रखना, ये उच्च प्रकाश तीव्रता में एटीपी उत्पादन के लिए सूर्य प्रकाश ग्रहण करते हैं और इनकी झिल्ली में लाल वर्ण कौन सा, बैक्टीरियो रोडोप्सिन विकसित होता है। ठीक है, आगे आपका नेक्स्ट स्टार्ट होगा थर्मोएसिडोफिल्स। ये उच्चतम तापमान तथा उच्च अम्लता को सहन करने हेतु होते हैं। ये बहुत अधिक तापमान को सहन कर सकते हैं, बहुत अधिक अम्लता को सहन कर सकते हैं। इन्हें थर्मोएसिडोफिल्स कहा जाता है। क्लियर है, थर्मोएसिडोफिल्स जीवाणु अक्सर गर्म जल झरनों में रहते हैं जहां तापमान 80 डिग्री सेल्सियस का होगा। ठीक है, इनका पीएच 2 होता है। ये वायवीय स्थिति में सल्फर को सल्फ्यूरिक अम्ल में ऑक्सीकृत कर देते हैं। इस अभिक्रिया में प्राप्त ऊर्जा को क्या किया जाता है, कार्बनिक भोजन के संश्लेषण के लिए उपयोग किया जाता है। ठीक है, ये प्रकृति में कैसे होते हैं, रसायन संश्लेषी होते हैं, रसायन की उपस्थिति में अपना भोजन बनाने वाले होते हैं। ये आपको याद रखना है। उदाहरण में आएगा थर्मोप्लाज्मा और थर्मोप्रोटियस, और इसमें एक और याद रखना है थर्मोकोकस। ये क्या है, ये इसके एग्जाम्पल है। तो अभी तक में हमने आपको क्या किया, जीव जगत का वर्गीकरण बताया। इसमें हमने बताया कि आखिर क्यों साइंटिस्ट लोगों ने जंतुओं को वर्गीकृत किया, जंतुओं को बांटा। ठीक है, तो इसमें हमारा द्विजगत, त्रिजगत, फिर आपका 4 जगत वर्गीकरण, 5 जगत वर्गीकरण, 6 जगत वर्गीकरण तक हम पहुंच गए। लेकिन 5 जगत वर्गीकरण को सबसे ज्यादा क्या किया गया, मान्यता दिया गया। इन्होंने 5 में क्या क्या बनाया था, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, एनिमेलिया और प्लांटी। हमने मोनेरा क्या कर दिया, कंप्लीट। मोनेरा वो जगत है जिसमें केवल कौन आएगा, जिसमें केवल और केवल पौधे जीवाणु आते हैं, जिसमें केवल कौन आएगा, जीवाणु आएंगे। क्लियर है, एक बार बताइए, क्लियर है सभी को। ठीक है, तो मोनेरा जगत का क्या क्या विशेषता बताएं, एक बार उसको लिख लो। तो पहले मोनेरा जगत का विशेषता, ये बहुत हार्ड था ना, तो किताबी लैंग्वेज ना अपने पल्ले नहीं पड़ता है। हम यार तुम लोगों की तरह ही है, एकदम सरल भाषा में हमको समझ में आता है, हार्ड लैंग्वेज नहीं। तो आइए मोनेरा जगत का हम लोग विशेषता देखते हैं जो आप सबको याद रखना है। मोनेरा जगत का विशेषता पहला लिखना, इसमें सभी जीवाणु आते हैं, इसमें सभी जीवाणु आते हैं। अगला दूसरा लिखेंगे, ये एक कोशिकीय होते हैं, एक कोशिकीय होते हैं। तीसरा, ये प्रोकैरियोटिक होते हैं, ये प्रोकैरियोटिक होते हैं, प्रोकैरियोटिक होते हैं। चौथा, इनमें केंद्रक झिल्ली अनुपस्थित होता है, इनमें केंद्रक के ऊपर झिल्ली जो होता है अनुपस्थित, इनमें केंद्रक झिल्ली
अनुपस्थित होता है, अनुपस्थित होता है। अगला, इनमें गोल्जी काय, केंद्रक, अंतःप्रद्रवी जालिका, अंतःप्रद्रवी जालिका, माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता। ठीक है, इनमें कोशिका भित्ति होता है, इनमें कोशिका भित्ति पाया जाता है, इनमें कोशिका भित्ति पाया जाता है। ठीक है, अगला, ये सातवां, ये स्वपोषी, परपोषी एवं रसायन पोषी होते हैं। इनमें कुछ होंगे स्वपोषी, कुछ परपोषी और कुछ क्या होते हैं, रसायन पोषी होते हैं, रसायन पोषी होते हैं। ठीक है, ये आपको याद रखना है, ये आपको क्या करना है, याद रखना है। ये मोनेरा जगत का, मोनेरा जगत का याद रखना है। आगे एक बैक्टीरिया का फिगर बना के दिखाते हैं, आखिर बैक्टीरिया होता कैसे है। तो देखो, एक बैक्टीरिया कुछ इस प्रकार से आपको मिलेगा, इस पर छोटे छोटे रोम होते हैं। ठीक है, इस तरीके से बना दो। ठीक है, बीच बीच में ऐसे कर देना। ठीक है, इनमें कोशिका भित्ति ऊपर की तरफ है, नीचे कोशिका झिल्ली मिलेगी। ठीक है, और इसके भी ऊपर एक वसा का बना हुआ परत होता है। कोशिका भित्ति के ऊपर भी आपको वसा का बना हुआ एक परत मिल जाएगा। क्लियर? तो इसको ऐसे ऐसे कर दो, यहाँ पर भी एक परत है। ठीक है, इसमें राइबोसोम, ये पहले आनुवांशिक पदार्थ, ये राइबोसोम है। ठीक है, ये इसका प्लाज्मिड, इसमें प्लाज्मिड पाया जाता है। क्लियर? यहाँ पर मीसोसोम, श्वसन के लिए ये बना दो। ठीक है, एक लंबा सा पूंछ बना दो, फ्लेजिला, कसाभिका जिसको कहते हैं। अब नाम लिखते हैं, अब नामकरण स्टार्ट करेंगे। इसको कहते हैं कसाभिका, ब्लैक कलर ले ले। ये कहलाता है कसाभिका, ये है पिलाई, ये है फ्लेजिला। ठीक है, ये है न्यूक्लियोइड, न्यूक्लियोइड। ठीक है, ये है राइबोसोम। क्लियर? ये है प्लाज्मिड। ठीक है, ये है कोशिका भित्ति। ये है कोशिका झिल्ली। छोटा कर दें, कोशिका झिल्ली। अरे ठीक है, कोशिका झिल्ली, और इसके ऊपर जो परत था जो बताए थे, ग्लाइकोकेलेम्स। ठीक है, ये हो गया अब आपका डन, ये आपका डन। ये रह गया है मीसोजोम, मीसोसोम। ठीक है, ये आपका बैक्टीरिया का फिगर हमने क्या कर दिया, कंप्लीट कर दिया। ठीक है, बैक्टीरिया हमने कहा दो प्रकार के होते हैं, आर्की बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया। ठीक है, बैक्टीरिया के प्रकार याद रखना है, बैक्टीरिया के प्रकार दो प्रकार के होते हैं। पहला आर्की बैक्टीरिया,
आर्कीबैक्टीरिया और दूसरा यूबैक्टीरिया। ठीक है, आर्कीबैक्टीरिया और दूसरा हमारा क्या है, यूबैक्टीरिया। ये दो प्रकार के होते हैं। क्लियर है? बताओ यहां तक सभी लोगों को, यहां तक क्लियर है? मोनेरा, मोनेरा जगत बताओ क्लियर है? ठीक है, इन सब के बारे में हमने आपको पहले ही बता दिया है। इन सब के बारे में आते, इनको हेलोफी कहा जाता है। हेलोफी मतलब ये लवड़ वाले जगहों पर पाए, उच्च लवड़ी होते हैं। एक एक करके चलो लिख लेते हैं। आर्कीबैक्टीरिया के बारे में कुछ पॉइंट जो इंपॉर्टेंट है। आर्कीबैक्टीरिया ये उच्च लवण वाले स्थान पर पाए जाते हैं। ये उच्च लवण वाले स्थान पर पाए जाते हैं, स्थान पर पाए जाते हैं। ये अधिक तापमान में भी रह सकते हैं। ये अधिक तापमान और गर्भ झरने में रहते हैं, गर्भ झरने में रह सकते हैं। ठीक है, इसमें आता है मेथेनोजन। ठीक है, आर्कीबैक्टीरिया 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन सा? तीनों का नाम नहीं लिख पाए ना, एक एक करके। पहला हाइफी, हाइफी मतलब ऐसे बैक्टीरिया जो उच्च लवण वाले जगहों पर पाए जाएंगे। दूसरा हमारा आता है थर्मो एसिडोफिल्स, थर्मो एसिडोफिलस। इसका मतलब होता है जो कहां पर मिलेगा, अधिक तापमान और गर्म झरने में। और तीसरा हमारा है मेथेनोजन, मेथेनोजन ऐसे बैक्टीरिया जो जंतु के रूमेन में मिलेंगे। जो कहां पर? जंतुओं के रूमेन में पाए जाते हैं, जंतुओं के रूमेन में पाए जाते हैं, रूमेन में पाए जाते हैं। ठीक है, यू बैक्टीरिया को हम लोग 2 प्रकार से बांट सकते हैं। यू बैक्टीरिया 2 प्रकार का होता है। पहला स्वपोषी जो अपना भोजन स्वयं बनाता है, और दूसरा रसायन पोषी जो अपना भोजन रसायन की उपस्थिति में बनाता है। सल्फर तो कोई नाइट्रोजन, इनकी उपस्थिति में उनको रसायन पोषी कहते हैं। क्या कहते हैं? रसायन पोषी। ठीक है, रसायन पोषी में परजीवी और मृतोपजीवी आता है, जो दूसरों के शरीर पर रहकर भोजन ग्रहण करे या मरे हुए जंतुओं से भोजन ग्रहण करे। ठीक है, और स्वपोषी में आएंगे प्रकाश संश्लेषी, जो प्रकाश की उपस्थिति में अपना भोजन, यहाँ रसायन पोषी करते। विषम पोषी होगा दूसरा, विषम पोषी। प्रकाश रसायन संश्लेषी, प्रकाश संश्लेषी कुछ जीवाणु ऐसे होते हैं जो प्रकाश की उपस्थिति में अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। कुछ होते हैं ऐसे जो रसायन की उपस्थिति में अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, उनको रसायन संश्लेषी कहते हैं। ठीक है, और इस तरीके से संघ मोनेरा हमने क्या कर दिया, पूरा कंप्लीट कर दिया। अब हमारा प्रोटिस्टा शुरू होने वाला है। ठीक है, अब हमारा क्या शुरू होगा? अब हमारा प्रोटिस्टा शुरू होगा। बताओ क्लियर है? जितने भी प्रकाश संश्लेषी बैक्टीरिया होते हैं जो प्रकाश की उपस्थिति में अपना भोजन बनाते हैं, उनके शरीर में क्लोरोफिल ए पाया जाता है, जिसकी वजह से वो क्या करेंगे? भोजन बनाएंगे। ठीक है, इसमें आपका साइनोबैक्टीरिया, नीलहरित शैवाल ये आते हैं। क्लियर? कुछ रसायन संश्लेषी होते हैं जो रसायन की उपस्थिति में बनाते हैं, क्लोरेला, एनाबिना, नॉस्टॉक ये आते हैं। ठीक है, बोलो क्लियर है? ठीक है, तो अब हम लोग स्टार्ट करेंगे कौन सा? प्रोटिस्टा जगत। मोनेरा कंप्लीट हो गया, यहां तक का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर हम क्या स्टार्ट करेंगे? प्रोटिस्टा जगत। फटाफट स्क्रीनशॉट लो, जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। सो आई होप आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, और अब हम लोग आगे की तरफ बढ़ेंगे। तो हमारा मोनेरा हो चुका है पूरी तरीके से कंप्लीट, और अब हम स्टार्ट करने वाले हैं प्रोटिस्टा। ठीक है, तो बोलो क्या सभी लोग तैयार हैं? एक बार यस मैम बोलो तो हम आगे की तरफ बढ़े। तो देखिए स्टार्ट कर रहे हैं जगत प्रोटिस्टा।
जगत प्रोटिस्टा में याद रखना सभी एक कोशिकीय यूकेरियोट्स पोषण की विधि के आधार पर विटेकर ने जगत प्रोटिस्टा में सम्मिलित किए, यानी जितने भी हमारे एक कोशिकीय जीव थे उनको पोषण के आधार पर किसमें डाल दिया गया, प्रोटिस्टा में हेकल जी ने डाल दिया। प्रोटिस्टा शब्द सॉरी हमारे आरएचएफ वाइटेकर ने, ठीक है, प्रोटिस्टा शब्द अर्नेस्ट हेकल द्वारा दिया गया। यह जगत मोनेरा और प्लांटी कवक तथा एनिमेलिया के बीच की कड़ी मानी जाती है। हम कह सकते हैं कि प्रोटिस्टेंस सभी बहुकोशिकीय यूकैरियोट्स के जीवाश्म होते हैं। प्रोटिस्टा के सामान्य अभिलक्षण यानी जो प्रोटिस्टा जगत के उनके क्या क्या लक्षण है, तो ये एक कोशिकीय यूकैरियोटिक जीव होते हैं, कुछ कॉलोनियल होते हैं, यानी तो ये ज्यादातर कैसे होते हैं, एक कोशिकीय होते हैं और यूकैरियोटिक होते हैं, लेकिन कुछ कॉलोनी बना के रहते हैं। प्राय जलीय जीव है, जल में पाए जाएंगे। कोशिका संरचना यूकैरियोटिक प्रकार की होती है। इनकी कोशिका में सभी प्रकार के झिल्ली आबंध कोशिकांग होते हैं। याद रखना इनमें इनके शरीर में झिल्ली युक्त कोशिकांग पाए जाते हैं। जैसे हमारा जो संघ मोनेरा था उसमें नहीं था, उसमें हमारे क्या थे, हमें जीव देखने को नहीं मिले जिनमें झिल्ली था। जैसे केंद्रक नहीं था, माइटोकॉन्ड्रिया नहीं था, ये सारे अंतःप्रद्रवी जालिका नहीं था, हरित लवक नहीं था, ये सारे एब्सेंट थे। लेकिन हमारे जो प्रोटिस्टा जगत है उसमें पाए जाते हैं, ठीक है। इनमें एटीएस प्रकार का राइबोसोम भी पाया जाता है। इनमें चलने के लिए कसाभिका और पश्चाभिका भी पाया जाता है, ठीक है। ये अपना गमन कुटपादों और कसाभिका यानी फ्लैजिला के द्वारा करते हैं। इनमें सीलिया भी होता है, ठीक है। पोषण की विधि, ये अपना प्रकाश के द्वारा अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। क्लियर। कुछ में मिक्सोट्रॉफिक प्रोसेस यानी ये प्रकाश संश्लेषी या सैप्रोबिक होते हैं, जैसे युगलिना। इनमें प्रजनन अलैंगिक तथा लैंगिक दोनों प्रकार का होता है। ये लैंगिक जनन भी करते हैं और अलैंगिक जनन भी करते हैं, दोनों जनन करते हैं। ये आपको याद रखना है, ये आपको क्या करना है, याद रखना है। अब देखो जगत प्रोटिस्टा को भी हम लोग क्या कर सकते हैं, भागों में बांट सकते हैं। पहला क्राइसोफाइट्स, दूसरा डाइनोफ्लैजिलेट्स, तीसरा यूग्लिनोनाइड और चौथा अवपंक कवक और पांचवा है प्रोटोजोआ। यानी प्रोटिस्टा संघ को जो हमारा जो वाइटेकर जी ने थे उन्होंने क्या कहा कि धरती पर विश्व में जितने भी जीव जंतु हैं उनको हम लोग 5 वर्गों में विभाजित कर सकते हैं, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, एनिमेलिया और प्लांटी। उन्होंने प्रोटिस्टा को भी 5 भागों में बांटा, यानी आगे चलकर प्रोटिस्टा को 5 भागों में बांट दिया गया। अब एक एक करके सबसे पहले क्राइसोफाइट्स, तो क्राइसोफाइट्स सुनहरे भूरे प्रकाश संश्लेषी होते हैं। इसके अंतर्गत डायटम्स, डेस्मिड्स आते हैं। ये जलीय तथा स्थलीय दोनों होते हैं और इनमें कुछ समुद्री होते हैं। इनके महत्वपूर्ण लक्षण निम्न हैं। ये सूक्ष्म जीव होते हैं जिनमें विभिन्न रंग के पाए जाते हैं। ये आधारी रूप से एक कोशिकीय होते हैं लेकिन कूट तंतु तथा कोलोनियां बनाते हैं। इसमें कसाभिका होता है लेकिन प्रजनक अवस्था में अनुपस्थित होता है। हल्के भार वाले लिपिड की उपस्थिति के कारण ये मुक्त उत्प्लावी होते हैं। इनको पादप प्लवक कहते हैं। इनमें गति म्यूसिलेज प्रोपल्सन द्वारा होता है, ठीक है। इनमें कोशिका भित्ति पाई जाती है जिसको कैसी होती है, सेल्यूलोजिक तथा सिलिका युक्त होती है। इनकी कोशिका भित्ति 2 भागों में बनी होती है। एक आधा भाग इसको हम लोग एपिथिका कहते हैं और दूसरे आधे भाग को हाइपोथिका कहते हैं, ठीक है, जिसमें साबुनदानी जैसी आपको संरचनाएं देखने को मिलेंगी। क्लियर है यहाँ तक क्लियर सबको? जल्दी बताओ। अगला हमारा है डाइनोफ्लैजिलेट्स। डाइनोफ्लैजिलेट्स प्रकाश संश्लेषी प्रोटिस्टा होते हैं जो प्रकाश संश्लेषण करता है। ये डाइनोफाइसी वर्ग से संबंधित है। ये मुख्यतः समुद्री तथा कुछ लवण जलीय होते हैं। ये कोशिका में उपस्थित मुख्य वर्णकों पर निर्भर करते हैं और उसके आधार पर लाल, पीले, हरे, नीले दिखाई देते हैं, ठीक है। ये आपको याद रखना है। तीसरा हमारा है यूग्लिनोइड। यह क्लोरोफिल युक्त होता है और क्लोरोफिल विहीन कसाभिका प्रोटिस्ट का समूह है। इसके सामान्य लक्षण, ये एक कोशिकीय कसाभिका प्रोटिस्ट होता है जो जल या नम मृदा में पाया जाता है। इनमें अधिकांश अलवण जलीय जीव होते हैं। इनका शरीर कैसा होता है, इनका शरीर तुर्क रूपी होता है। कैसा? तुर्क रूपी। क्लियर है? चलिए अगला हमारा आ रहा है, नेक्स्ट है हमारा अवपंक कवक।
कोशिका भित्ति रहित एक केंद्रकीय कोशिका युक्त होते हैं। लैंगिक प्रजनन विषम युग्मकीय होते हैं, यानी अलग अलग तरीके की युग्मक बनाते हैं। सामान्य कोशिकीय अवपंक फफूंद डिक्टियोस्टीलियम कोलिनियल अवस्था होती है, जिसमें 100 एक केंद्र की अगुणित कोशिकाएं कॉलोनिया के संलयन बिना एकत्रित होते हैं। ठीक है, ये आपको याद रखना है किसके बारे में, अवपंक के बारे में। अगला हमारा नेक्स्ट आ रहा है प्रोटोजोआ। ये सूक्ष्मदर्शिक विषमपोषी जीव है, जिसमें एकल कोशिका सभी जीवित क्रियाएं करती हैं। इस कारण प्रोटोजोन को अकोशिकीय जीव कहा जाता है। ये जीवाणु, सूक्ष्मदर्शी शैवाल तथा छोटे जंतुओं या अन्य प्रोटोजोन पर भोजन के लिए निर्भर रहते हैं। ये अधिकांश मुक्त जीवी तथा अलवण तथा लवण जल में पाए जाते हैं तथा कुछ अवस्थाएं परभक्षी तथा कुछ परजीवी होते हैं। ये आपको क्या करना है, याद रखना है। आगे बढ़ेंगे तो ये हमारा प्रोटोजोआ का फिगर है। ठीक है, ये क्लियर। प्रोटोजोआ को हम उनके चलने के आधार पर 4 भागों में बांट सकते हैं, अमीबीय प्रोटोजोआ, कसाभीय, पचमाभीय और स्पोरोजोआ। ठीक है, हम प्रोटोजोआ को कितने भागों में, 4 भागों में बांट सकते हैं, सबको पढ़ लेते हैं। अमीबीय प्रोटोजोआ का मतलब होता है इनमें गमन करने के लिए कूटपाद पाए जाते हैं। उदाहरण अमीबा, एंटमीबा, कसाभी प्रोटोजोआ, जिनमें गमन किसके द्वारा, कसाब के द्वारा होता है। आगे पचमाभी, इनमें गमनांक यानी ये गमन किसके द्वारा करते हैं, पचमाभ के द्वारा, एग्जाम्पल पैरामीशियम। स्पोरोजोआ, इनमें गमन के लिए कोई विशिष्ट अंग नहीं होता, जीवन के दौरान ये क्या करते हैं, बीजाणु का निर्माण करते हैं। उदाहरण में आपको याद रखना है प्लाज्मोडियम। क्या, प्लाज्मोडियम। अब कवक के सामान्य लक्षण क्या है, तो लक्षण देखेंगे, पहला आवास, ये सर्वव्यापी है, हर जगह पाए जाएंगे। ये वायु, जल, मृदा में जंतुओं तथा पादपों पर पाए जाते हैं। ये जो हमको बालों में ठंडी में देखते हो ना, डैंड्रफ हो जाता है, व्हाइट कलर का निकलता है, वो भी एक कवक के द्वारा ही होता है। ये भी ऊपर क्या, हमारे सर पे कवक रहता है। ठीक है, तो ये सर्वव्यापी है, हर जगह। ये प्रायः स्थलीय होते हैं, ज्यादातर स्थल में पाए जाते हैं। ये गर्म तथा आर्द्र स्थानों में वृद्धि करते हैं। आगे पोषण, इनका पोषण विषमपोषी है, यानी भोजन के लिए दूसरों पर निर्भर रहते हैं, जिसमें मृतपोषी, परजीवी तथा सहजीवी सम्मिलित है। ये मृतपोषी मरे हुए जीव जंतुओं से भोजन ग्रहण करेंगे, किसी दूसरे के शरीर पर रहकर भोजन ग्रहण करेंगे, या किसी जीव के साथ सहजीवी संबंध बना करके भोजन ग्रहण करेंगे। ये वृक्ष की छाल, गोबर, काष्ठ, जली हुई काष्ठ तथा किरोटीन वृत्तकृत पदार्थ जैसे बाल, सिंगों, नाखूनों में भी, ठीक है, वृद्धि करते हैं। उगने के आधार पर टर्म्स काम में लेते हैं। ठीक है, तो याद रखना, कार्टिकोलस, छाल पर उगने वाले फंगस को कार्टिकोलस कहा जाता है। गाय के गोबर पर उगने वाले फंगस को कार्पोफिलस कहा जाता है। वहीं पर लकड़ी पर उगने वाले को एपिजाइलक कहते हैं। जली हुई लकड़ी पर उगने वाले को हम लोग जाइलोफिलस कहते हैं। वहीं पर कीरेटिन, जैसे बाल पर, सींग पर उगने वाले को हम लोग कीरेटिनोफिलस कहते हैं। तो ये याद रखना है। ठीक है, ये भूलना नहीं है, छोटी छोटी चीजें ही आपको क्या करेगी, आगे की तरफ लेकर जाएगी। अब जानेंगे कवक का जीवन चक्र। अधिकांश कवकों के जीवन चक्र में 2 अवस्था, यानी कवक अपने पूरे जीवन काल में 2 अवस्थाओं से गुजरता है। पहला कायिक और दूसरा प्रजननिक अवस्था। उन दोनों को पढ़ लिया जाए। कायिक का मतलब है, कायिक अवस्था में कवक सूक्ष्मदर्शी होते हैं, वह धरातल में छिपे होते हैं और नग्न आंखों से देखना कठिन होता है। प्रजननिक प्रवस्था, कवक कायिक अवस्था में परिपक्वता ग्रहण करने के बाद प्रजननिक अवस्था में आ जाते हैं। एक कोशिकीय इष्ट में एक ही कोशिका स्वनिकृत तथा प्रजननिक दोनों कार्य करते हैं। कवकीय काय ऐसा प्रकार जिसे संपूर्ण कोशिका प्रजननिक संरचनाओं में रूपांतरित होती है, उसे होलोकार्पिक कहलाती है। ठीक है, याद रखना, जो कवकीय काय, कवक का शरीर है, ऐसे प्रकार जिसमें संपूर्ण कोशिका किसमें बदल जाए, प्रजननिक संरचना में बदल जाए, तो उसको होलोकार्पिक कहते हैं। और अगर कवक काय जिसमें माइसीलियम जो होता है वो प्रजननिक संरचना के विकास में भाग लेता है, तो इसे हम लोग यूकार्पिक। अगर कवक का पूरा शरीर प्रजनन अंग में बदल जाए तो उसे होलोकार्पिक कहेंगे, और केवल अगर माइसीलियम बदले तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, यूकार्पिक। ठीक है, कवक में प्रजनन कैसे होता है, तो सभी कवक 3 विधियों द्वारा प्रजनन करते हैं, कायिक, अलैंगिक और लैंगिक। कायिक जनन ये निम्न तरीके से होता है। पहला विखंडी, माइसीलियम यांत्रिक आघातों, सड़ने या कुछ अन्य कारणों के कारण 2 या अधिक खंडों में टूट जाती है, और टूटा हुआ हर एक खंड किस में बदल जाएगा, एक नए कवक में बदल जाएगा। आगे मुकुलन, कुछ कवक ऐसे होते हैं जो ऐसे इष्ट है, इष्ट के शरीर पर एक छोटा सा उभार आ जाता है और वो उभार आगे चल करके एक नए जीव में बदल जाता है, तो ये हमारा अलैंगिक जनन है। ठीक है,
क्या है, अलैंगिक जनन है। अब देखो कवक में अलैंगिक जनन का एक और है, यह बीजाणुओं द्वारा होता है। बीजाणु एक कोशिकीय विशिष्ट संरचनाएं जो अपने जनक जीव से पृथक होकर वितरित तथा अंकुरित होते तथा उपयुक्त पदार्थ पर गिरने के बाद नया माइसीलियम उत्पन्न करते। याद रखना, जो हमारे कुछ कवक क्या करते हैं, बीजाणु का निर्माण करते हैं, और हर बीजाणु आगे चलकर एक नए कवक में क्या करेगा, प्रजनन करके बदल जाएगा। ये आपको याद रखना है, ठीक है, ये आपको याद रखना है। चलिए आगे की तरफ बढ़ेंगे। अगला कवकों का वर्गीकरण, यानी कवकों को भी डिवाइड किया गया है। कवक के भी प्रकार होते हैं। तो कवक देखो हम लोग क्या करते हैं, माइसीलियम की बाह्य आकारिकी, बीजाणु निर्माण की विधि तथा फलन काय आदि के आधार पर कवकों का वर्गीकरण 4 प्रकार से किया गया है। पहला फाइकोमाइसिटिस, दूसरा एस्कोमाइसिटिस, तीसरा बेसिडियोमाइसिटीज और चौथा ड्यूटेरोमाइसिटीज। ये हमारे क्या है, कवक के 4 प्रकार है। तो देखो फाइकोमाइसिटीज, इनको शैवाल कवक भी कहा जाता है। ये सड़ी गली लकड़ियों, नम तथा सिलने वाले स्थानों पर पाए जाते हैं। उनका कवक जाल अपट्टीय तथा बहुकेंद्रिक होता है। इनमें अलैंगिक जनन चल अवस्था, चल अथवा अचल बीजाणु द्वारा होता है। चल तथा अचल बीजाणु की उत्पत्ति बीजाणु धानी में अंतर्जात होती है या सब युग्म की विषम युग्म की हो सकती है। ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो फाइकोमाइसिटिस कंप्लीट हो गया। फाइकोमाइसिटिस किसको कहेंगे, इनको शैवाल कवक भी कहा जाता है। जो कवक आपको सड़ी गली लकड़ियां, नम तथा सिलने वाले स्थानों पर ये मिलेंगे। इनका कवक जाल कैसा होता है, अपट्टी, यानी इनमें दरवाजा नहीं है। ये जो जाल बनाते हैं ना, तो इनमें दरवाजा नहीं होता इस तरीके से, ठीक है। अपट्टीय आपको देखने को मिलेंगे, बहुकेंद्रिक होते हैं, बहुत सारा केंद्रक होता है। और ये अलैंगिक जनन किसके द्वारा, चल और अचल बीजाणु के द्वारा करते हैं। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है, ये आपको याद रखना है। अगला हम बढ़ेंगे। नेक्स्ट हमारा बेसिडियोमाइटिस या मशरूम, ब्रेक्ट फंजाई, पफ बॉल फंजाई कहलाते हैं। यह मिट्टी, वृक्ष के ठुंठ एवं लट्ठों पर उगते अथवा परजीवी होते हैं। इनका कवक जाल पट्टीय तथा शाखित होता है। इनमें अलैंगिक बीजाणु नहीं पाए जाते। इनमें लैंगिक बीजाणु बेसिडियम कहलाते हैं, जो बेसिडियो कार्प पर बहिर्जात रूप से लगते हैं। उदाहरण अगैरिकस, पक्सिनिया, ऑस्टिलागो, टाडस्टूल और लाइकोपडन, ठीक है। ये क्या है, बेसिडियोमाइसिटिस के उदाहरण है। अगला हमारा तीसरा था ड्यूटेरोमाइसिटिस या अपूर्ण कवक होते हैं। ड्यूटेरोमाइसिटिस एक कृत्रिम वर्ग है। ये आपका क्या है, अपूर्ण कवक होता है। यह मृत जीवी अथवा परजीवी होते हैं, मरे हुए जीव जंतुओं पर मिलेंगे या फिर किसी दूसरे के शरीर पर। इनका कवक जाल पट्टीय तथा शाखित होता है। इनके कवक के जाल में दरवाजा यानी पट पाया जाएगा और ये शाखित होते हैं। इनमें केवल अलैंगिक प्रवस्था होता है, ठीक है। ये केवल अलैंगिक जनन ही करते हैं, ठीक है, ये आपको याद रखना है। एग्जाम्पल अल्टरनेरिया, ट्राइकोडर्मा, कोलिटोट्राइकम, फुसेरियम, ठीक है, ये आपको याद रखना है। अगला है हमारा विषाणु, ठीक है। विषाणु की खोज वायरस अविकल्पी अंतः अकोशिकीय परजीवी है। ये सजीव तथा निर्जीव के बीच की कड़ी मानी जाती है। देखो याद रखना, जो विषाणु है ना, उसकी खोज इवानोव्स्की ने, ठीक है, किसने किया था, इवानोव्स्की नामक वैज्ञानिक ने। इन्होंने क्या किया था, आपका खोज किया था विषाणु का सर्वप्रथम। और कहां पर खोजा था, टीएमवी। टीएमवी का पूरा नाम होता है टोबैको मोजेक वायरस। तंबाकू का जो पौधा है ना, उसके पत्ते पर उनको चितकबरा, बड़ा बड़ा चकत्ता ब्लैक कलर का देखने को मिला। जब उन्होंने उस पर खूब अध्ययन किया तो उनको पता चला कि इस पर एक वायरस टीएमवी है। क्लियर। विषाणु शब्द लुईस पास्चर द्वारा दिया गया। बेंजेरिक ने विषाणु को कॉन्टेजियम वाइवन फ्लूडम, ठीक है, कहा, ठीक है। इन्होंने इसका नाम ये दिया, बट याद रखना विषाणु नाम किसने दिया था, तो विषाणु नाम देने वाले लुईस पास्चर है। कौन है, लुईस पास्चर। विषाणु का पूरा शरीर केवल 2 चीजों से मिलकर बना होता है। ये अकोशिकीय होता है, इसमें कोई भी कोशिका नहीं होता। ये सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी है। क्यों, क्योंकि हमने कहा था धरती पर जितने भी सजीव होंगे उनका शरीर कोशिकाओं से मिलकर बना होगा। लेकिन अभी हम बोल रहे कि ये कोशिका नहीं है, इसके शरीर में एक भी कोशिका नहीं है, तो फिर ये क्या हो गया, निर्जीव हो गया। लेकिन ये सजीव क्यों है, क्योंकि ये अपने जैसे संतान बना सकता है, ठीक है। ये अपने जैसा क्या कर सकता है, ये अपने जैसा संतान बना सकता है, इसलिए ये सजीव होता है। इसलिए ये क्या होता है, इसलिए ये सजीव होता है। ये आपको याद रखना है, ठीक है।
तो इसका शरीर केवल दो चीजों से मिलकर बना होता है, इसमें प्रोटीन का बना हुआ खोला होता है और इसमें आनुवांशिक पदार्थ पाया जाता है। आनुवांशिक पदार्थ डीएनए और आरएनए में से कोई एक, या तो आनुवांशिक पदार्थ डीएनए होगा या तो आनुवांशिक पदार्थ आरएनए होगा, दोनों में से कोई एक ही क्या होता है, प्रेजेंट होता है। ये आपको याद रखना है। अगला सवाल, विषाणु की निर्जीव प्रकृति। इनमें प्रोटोप्लास्ट का अभाव होता है, अर्थात इसमें कोई कोशिकांग नहीं पाए जाते। इनमें क्रिस्टलीकृत होने की क्षमता होती है। याद रखना, विषाणु की प्रकृति, विषाणु निर्जीव क्यों है, क्योंकि देखो इनमें प्रोटोप्लास्ट नहीं, इसमें कोशिका द्रव्य नहीं होता, इनके शरीर में कोशिका नहीं होता, ये इनमें क्रिस्टल, ये क्रिस्टल के समान होते हैं, ये बिना किसी जीवित कोशिका के स्वतंत्र रूप से जीवित नहीं रह सकते। अब सजीव प्रकृति क्या है, तो इनमें कार्बनिक वृहद अणुओं का निर्माण होता है। अगला, वायरस में आनुवांशिक पदार्थ होते हैं जो म्यूटेशन भी दर्शाते हैं। कुछ विषाणुओं में एंजाइम जैसे न्यूरेमिनेडेज, ट्रांसक्रिप्टेज तथा लाइसोजाइम पाए जाते हैं। ये आपको याद रखना है, ठीक है। ये परपोषी कोशिका की जैव संश्लेषी मशीनरी ग्रहण करते हैं तथा इनके बहुगुणन के लिए आवश्यक रसायन उत्पन्न करते हैं। इसमें संक्रमणता तथा परपोषी विशिष्टता की क्षमता होती है। विषाणु अनेकों संक्रमित रोगों के लिए उत्तरदायी है, जैसे सामान्य सर्दी, एपिडेमिक इन्फ्लुएंजा, चिकन पॉक्स, मम्स, रेबीज, हर्पीज, एड्स, सार्स आदि। ये आपको याद रखना है, ठीक है। चलो आगे बढ़ेंगे। आपका ये देखो संरचना, ये एक जीवाणु भोजी की संरचना है। किसकी? जीवाणु भोजी की संरचना है। ये ऊपर का उसका हेड है, ये उसका कॉलर होता है, ठीक है। ये जो संरचना दिखाई दे रहा है इसे सीथ कहते हैं। ये जो लंबा लंबा पूंछ दिखाई दे रहा इसे टॉल फाइबर कहते हैं। तो बोर्ड के एग्जाम में अगर देता है जीवाणु की संरचना तो आपको क्या करना है, तैयार रखना है, ठीक है, तैयार रखना है। आगे बढ़ेंगे। ऐसे वायरस जो जीवाणु को संक्रमित कर देते हैं हम उनको क्या कहते हैं, जीवाणु भोजी। आपका सवाल होगा ना कि जीवाणु भोजी किसे कहेंगे, तो ऐसा विषाणु जो जीवाणु को क्या कर दे, संक्रमित कर दे, जो जीवाणु को नुकसान पहुंचा दे, उसको हम लोग जीवाणु भोजी कहते हैं। इसमें बहुफलकीय शीर्ष युक्त टेडपोल समान संरचनाएं होती हैं जो हेलिकल पूंछ से जुड़ी होती हैं। इनका शीर्ष भाग न्यूक्लिक अम्ल का बना होता है, जो प्रोटीन का बना हुआ कैप्सिड, जो उसका ऊपर ये जो खोला दिखाई दे रहा है ना, ये क्या होता है, ये प्रोटीन का बना होता है। किसका? प्रोटीन का। इसमें न्यूक्लिक अम्ल द्विरोजकी डीएनए पाई जाती है। इसमें पूंछ होता है जो प्रोटीन की बनी नलिका के समान होता है। ये याद रखना है। एक सिरे पर पूंछ पतले कॉलर द्वारा शीर्ष से जुड़ी होती है और दूसरे सिरे पर 6 छोटी पिंस तथा 6 छोटे तंतुओं युक्त हेक्सागोनल आधारी पट्टिका से जुड़ी होती है, ठीक है। याद रखना, ये विषाणु के कण, जिसको हम लोग 3 भागों में वायराइड, विरुक्साइड और प्रियॉन, इनको बांट सकते हैं, इनको पढ़ लिया जाए। वायराइड्स का मतलब क्या है, ये डाइनर द्वारा 1971 में खोजे गए थे। ये वायरस से छोटे स्वप्रतिकृत कण होते हैं। वायराइड्स में प्रोटीन आवरण नहीं होता, केवल संक्रामक आरएनए कण होते हैं। तो यानी ऐसे वायरस जिसमें प्रोटीन का कण नहीं होगा, केवल और केवल क्या होगा, आरएनए प्रेजेंट होगा, हम उसे वायराइड्स कहते हैं और ये केवल पादपों में ही रोग पैदा करते हैं। अब आगे आपका विरुसोइड या रेंडल तथा सहयोगियों द्वारा खोजा गया है। ये आरएनए विषाणु होते हैं किंतु अन्य बड़े विषाणु के कैप्सिड के अंदर होते हैं। ये कहां पर, ये आपके दूसरे वायरस होते हैं ना, उनके खोला, उनके कैप्सूल के अंदर आपको मिलेंगे, विरुसाइड कहलाएंगे। अगला प्रियॉन, ये एल्पर तथा सहयोगियों द्वारा खोजा गया है और इनमें केवल प्रोटीन होता है, आनुवांशिक पदार्थ नहीं पाया जाता, ठीक है। और याद रखना, इससे क्या होता है, रोग उत्पन्न होता है। भेड़ में स्क्रेपी रोग, क्रूचफेल्ड जेकब रोग, ये सारे रोग इसके कारण ही उत्पन्न होते हैं। क्लियर? तो यहां तक में हमने क्या किया, आपको हर एक चीज को कंप्लीट करने की कोशिश की। क्या यहां तक सबका क्लियर है? ठीक है। अब एक क्या करने वाले, शॉर्ट नोट्स तैयार करने वाले। अब हम फटाफट इस चैप्टर का एक शॉर्ट नोट्स तैयार करेंगे, जल्दी देख लो, ठीक है। जीव जगत का वर्गीकरण, कौन कौन से पॉइंट है जो आपको याद होना चाहिए। जीव जगत का वर्गीकरण, इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट सारे पॉइंट्स हम लिखवाएंगे, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये अब तक के पूरे चैप्टर में सबसे इंपॉर्टेंट है। पूरा चैप्टर नहीं समझ में आया, 10 मिनट का ये वाला बस पार्ट देख लो, पूरा समझ में आ जाएगा। आ जाओ, स्टार्ट कर रहे। पहला, पेन चेंज कर लिया जाए। सर्वप्रथम अरस्तु ने आकारिक
आकारिक लक्षणों के आधार पर, आकारिक लक्षणों के आधार पर पादप व जंतु को वर्गीकृत किया, सबसे पहले अरस्तु ने पादप और जंतु को बांटा था, पादप व जंतु को वर्गीकृत किया। ठीक है, दूसरा पार्ट लिखेंगे, लिनियस ने समस्त जीवों को प्लांटी तथा एनिमेलिया में विभक्त किया। ठीक है, आगे विटेकर ने समस्त सजीवों को 5 जगत में बांट दिया, समस्त सजीवों को 5 जगत में बांट दिया। ठीक है, वो 5 जगत कौन कौन से हैं? पहला जगत मोनेरा, दूसरा जगत प्रोटिस्टा, तीसरा जगत पंजाई, चौथा जगत एनिमेलिया, पांचवा जगत प्लांटी। आगे लिखेंगे 5 जगत वर्गीकरण में विटेकर ने सभी जीवाणुओं को सभी जीवाणु को मोनेरा जगत में रखा, मोनेरा जगत में रखा गया है। ठीक है, ये हो गया। आगे लिखेंगे, ठीक है, जीवाणु विश्वव्यापी व अत्यधिक उपापचय संबंधी विविधता वाले होते हैं। आगे इनमें पोषण विधि स्वपोषी या परपोषी होता है। ठीक है, ये आपका कंप्लीट। ठीक है, जीवाणु विश्वव्यापी या अत्यधिक उपापचय संबंधित विविधता वाले होते हैं। इनमें पोषण विधि स्वपोषी या परपोषी होता है। देखो, जीवाणु के बारे में शॉर्ट में आपको हमने बता दिया क्या क्या चीजें पता होनी चाहिए। जितने भी हमारे जीवाणु हैं उनको कहाँ पे रखा गया है? उनको मोनेरा जगत में रखा गया। ये याद रखना। जीवाणु कैसे होते हैं? विश्वव्यापी होते हैं और उपापचय संबंधित विविधता वाले होते हैं। उनमें पोषण कैसा होता है? या तो स्वपोषी या तो परपोषी। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। प्रोटिस्टा जगत को हमने क्या किया था? आगे हम लोग क्या लिखने वाले? आगे लिखेंगे नेक्स्ट, प्रोटिस्टा जगत में क्राइसोफाइटा, डाइनोफ्लेजिलेट,
डाइनोफ्लैजिलेट, फ्लैजिलेट। आगे पेन को चेंज किया जाए, ठीक है। जैसे युग्लिनॉइड, युग्लिनॉइड, ठीक है, युग्लिनाइड। फिर आगे अवपंक कवक, अवपंक कवक, ठीक है। उसके बाद तथा प्रोटोजोआ, तथा प्रोटोजोआ जैसे, तथा प्रोटोजोआ जैसे एक कोशिकीय, एक कोशिकीय यूकैरियोटिक जीवों में विभक्त किया गया। एक कोशिकीय यूकैरियोटिक, यूकैरियोटिक जीवों में, ठीक है, विभक्त किया गया है, विभक्त किया गया है। बताओ यहां तक क्लियर है? एक बार बताइए, क्या यहां तक क्लियर है? जितने भी लोग देख रहे हैं, क्या यहां तक आप लोगों को क्लियर? आगे बढ़े, ठीक है। प्रोटिस्टा जगत को हमने कितने भागों में हमने करवाया ना, इनको हम लोगों ने क्राइसोफाइटा, डाइनोफ्लैजिलेट, युग्लिनाइड, अवपंक कवक और प्रोटोजोआ, इतने भागों में हमने क्या किया है? प्रोटिस्टा जगत को विभाजित किया है। बोलो क्लियर है? इनमें प्रोटिस्टा जगत में क्या होता है? झिल्ली युक्त कोशिकांग पाए जाते हैं। प्रोटिस्टा जगत में झिल्ली युक्त कोशिकांग पाए जाते हैं। तो अगला हेडिंग यही डाल देंगे, अगला पॉइंट लिखेंगे। रुक जाओ, इसको ऐसे कर दिया जाए। अब लिखा जाएगा प्रोटिस्टा, प्रोटिस्टा जगत के जीव, प्रोटिस्टा जगत के जीवों की आकार, जीवों की कोशिका संगठन, जीवों की कोशिका संगठन, संगठित कोशिका संगठित केंद्रक, कोशिका संगठित, संगठित केंद्रक तथा केंद्रक तथा झिल्ली युक्त, तथा झिल्ली युक्त कोशिकांग होते हैं, झिल्ली युक्त कोशिकांग होते हैं, कोशिकांग, ठीक है। आगे लिखेंगे प्रजनन, प्रजनन अलैंगिक, प्रजनन अलैंगिक तथा लैंगिक, प्रजनन अलैंगिक तथा लैंगिक दोनों प्रकार का होता है, ठीक है। प्रजनन अलैंगिक तथा लैंगिक दोनों प्रकार का होता है। आगे नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे फंजाई जगत, ठीक है। अगला फंजाई जगत, फंजाई जगत की संरचना व आवास, व आवास में, आवास में बहुत विभिन्नता होती है, बहुत विभिन्नता होती है, बहुत विभिन्नता होती है। प्रायः, आगे प्रायः कवक मृतोपजीवी प्रकार के, प्रायः कवक मृतोपजीवी प्रकार का पोषण करते हैं, ठीक है। इनमें अलैंगिक तथा लैंगिक दोनों जनन पाया जाता है। इनमें अलैंगिक, इनमें अलैंगिक तथा लैंगिक, इनमें अलैंगिक तथा लैंगिक दोनों प्रकार का, दोनों प्रकार का प्रजनन, प्रकार का प्रजनन पाया जाता है। पाया जाता है। इन्हें 4 वर्गों में विभाजित किया जा सकता है। हम लोग कवक को कितने भागों में? 4 भागों में बांट सकते हैं ना, तो लिख देते हैं अगले पेज पर। इन्हें 4 वर्गों में,
4 वर्गों में विभाजित किया जा सकता है, किया जा सकता है। पहला फाइकोमाइसिटिस, पहला फाइकोमाइसिटिज, माइसिटिज। दूसरा एस्कोमाइसिटिस, एस्कोमाइसिटिज, माइसिटिज। तीसरा क्या होता है? बेसिडियो, हाँ, बेसिडियोमाइसिटिज, बेसिडियोमाइसिटिस। ठीक है। चौथा ड्यूटेरोमाइसिटिज, ड्यूटेरोमाइसिटिज। ठीक है, ये हो गया फंजाई कंप्लीट। आगे लिखेंगे पादप जगत। ठीक है, आगे लिखेंगे पादप जगत में सभी, पादप जगत में सभी, पादप जगत में सभी बहुकोशिकीय, बहुकोशिकीय, बहुकोशिकीय यूकैरियोटिक, बहुकोशिकीय यूकैरियोटिक क्लोरोफिल युक्त, क्लोरोफिल युक्त जीव आते हैं, जीव आते हैं। ठीक है, ये वाला हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, फिर भी लिखवा देते हैं। इनमें शैवाल, ब्रायोफाइट, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म तथा एंजियोस्पर्म, तथा एंजियोस्पर्म पाया जाता है। ठीक है, पादप के बारे में नेक्स्ट चैप्टर पूरा पादप के बारे में ही पढ़ना है। पादप जगत का वर्गीकरण, जंतु जगत का वर्गीकरण, ये हम लोगों को कंप्लीट पढ़ना है, तो ये हम लोग आगे पढ़ेंगे। इस चैप्टर में केवल हमको मोनेरा, प्रोटिस्टा और फंजाई के बारे में जानना था। ठीक है, तो याद रखना पादप जगत में कौन आएगा। थोड़ा सा बस छोटी छोटी चीज आपको बता दी। अभी हमारा एक और जगत रह गया है, एनिमेलिया, उसको भी पढ़ लेते हैं। ठीक है, एनिमेलिया जगत। आगे लिखेंगे एनिमेलिया, एनिमेलिया जगत में परपोषित, परपोषित यूकैरियोटिक, यूकैरियोटिक बहुकोशिकीय, बहुकोशिकीय, बहुकोशिकीय जीव आते हैं, बहुकोशिकीय जीव आते हैं। ठीक है, याद रखना है कि जितने भी हमारे क्या होते हैं, जो हमारे एनिमल्स हैं, यानी एनिमेलिया ग्रुप है, उसमें सारे के सारे कौन आएगा? हमारा परपोषी यूकैरियोटिक बहुकोशिकीय जीव आपको देखने को मिलेंगे। तो हमारा 5 जगत था। ठीक है, आपका 5 जगत कौन कौन सा है? मोनेरा जगत, प्रोटिस्टा जगत, फंजाई जगत, एनिमेलिया और प्लांटिक। ठीक है, मोनेरा में सारे के सारे जीवाणु आ जाएंगे, प्रोटिस्टा में सभी के सभी एक कोशिकीय यूकैरियोटिक जीव आएंगे, फंजाई में सारे के सारे कवक आ जाएंगे, प्लांट्स में सारे के सारे बहुकोशिकीय यूकैरियोटिक पादप आएंगे। और पादप कौन सा? जिसमें क्लोरोफिल प्रेजेंट होगा। और जंतु जगत में सभी के सभी परपोषी यूकैरियोटिक बहुकोशिकीय जीव पाए जाते हैं। यानी ये भोजन के लिए दूसरों पर निर्भर करेंगे, ये अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं। कैंसिल ऑपरेटर रहेगा नहीं, कोई है पोल लगाएगा ही नहीं, बिना पोल का हम लोग क्लास नहीं लेंगे। होगी, हम ले लिए, आप ले लीजिएगा अपना क्लास 12 बजे से। ठीक है, यहां तक लिए। तो देखो हमारा क्लास 11 का चैप्टर नंबर 2 लगभग हमारा क्या हो चुका? पूरा खत्म हो चुका। और हमने पूरी कोशिश की आपको सरल शब्दों में आसान तरीके से हर एक चीज को समझाने की। तो एक बार पहले आप लोग बताओ, क्या यहां तक आप लोगों को क्लियर है?
फिर हम आगे की तरफ बढ़ेंगे। याद रखना हमारा सभी जीव जंतुओं को कितने वर्गों में बांटा गया? 5। कौन बांटा था? आर.एच. व्हाइटेकर ने बांटा था। कब बांटा था? 1969 में बांटा था। इनसे पहले भी बहुत सारे लोग कोशिश किए, किसी ने 2 भागों में बांटा, किसी ने 3, किसी ने 4, लेकिन सबसे ज्यादा फेमस आपका 5 जगत वर्गीकरण। बस 10 मिनट में। ठीक है, यहां तक सबको क्लियर है? यहां तक सबको क्लियर? एक बार बताओ फटाफट। यस मैम। ठीक है, 5 जगत वर्गीकरण आपका कंप्लीट हो गया। इसमें कुछ रह गए, जैसे हम लोगों का क्या क्या रह गया था? वायराइड्स, प्रायोन्स, इन सारी चीजों को भी हमने बता दिया कि कौन क्या क्या है। ठीक है, ये याद रखना, वर्गीकी शब्द किसने दिया था? डी केंडला ने। वर्गीकी शब्द डी केंडला द्वारा दिया गया था। ठीक है, वर्गीकरण के पिता हम लोग कैरोलस लिनियस को कहते हैं। द्विजगत वर्गीकरण उन्होंने ही दिया है। क्लियर है? बोलो बोलो बोलो, क्लियर है? ओके, तो चलो आज के क्लास को हम यहीं पर कंप्लीट करते हैं। आई होप आप लोगों को सब कुछ समझ में आ गया हो। फिर भी कोई डाउट, कोई सवाल रहता है तो आप लोग क्या कर सकते हो? कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। ठीक है, अगर आपके मन में कोई सवाल, समस्या है तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। आज का ये क्लास यहीं पर कंप्लीट होता है। अपना ख्याल रखो, मस्त रहो, जस्टफुल क्लासेस से जुड़े रहो। और वीडियो पसंद है तो प्लीज वीडियो को लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिए, और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। और इसका अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो ऐप को डाउनलोड करके आप वहां से पीडीएफ ले सकते हो। तो ओके देन, बाय, टेक केयर। मिलते हैं आपसे बहुत जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, जहां पर हम करने वाले चैप्टर नंबर 3 का खात्मा। तो अगली बार चैप्टर नंबर 3 लेकर हम आपके साथ आपसे मिलने आएंगे। ठीक है ना? तो इंतजार करना। बाय।